बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन इस्लामाबाद वालों का बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि आज बारिश का वेदर है और बारिश हो चुकी है और सुबह सुबह काफी अच्छा, वैसे सिर्फ कमाल का वेदर इस्लामाबाद नहीं हसनैन, पूरे मुल्क में ही बारिश हो चुकी है। मुबारक हो हम सबको। आपको भी। हम इस्लामाबाद की इस वजह से कह रहे हैं कि मानसून का मौसम है, और मानसून के मौसम में आपको पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं कि एक जगह पे बारिश होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती। इस वजह से इस्लामाबाद वालों को हम क्योंकि देख रहे हैं तो उनको ज्यादा मुबारक हो। ज्यादा मुबारक दे देते हैं। चलिए, ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हरियाली है इस्लामाबाद में, इसलिए इस्लामाबाद ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन बारिशें इस वक्त पूरे मुल्क में हो रही हैं, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। वैसे थोड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी जो अगली बात कहने लगी हूँ वो आप सुनने का इंतजार कर लेते अगर तो ज्यादा अच्छा होता। बट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि थोड़े से मसाइल हो जाते हैं असल में हमारी तरफ। जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आ जाता है, फिर वो मसला हो जाता है ना गरीब आवाम के लिए। तूफान आ जाता है। बलूचिस्तान की लास्ट वीक हमने स्टोरीज की थी, आपको याद होगा कि बहुत सारे मुतअद्दिद अफराद बल्कि हलाक हुए थे छतें गिर जाने से, या फिर उनके माल मवेशी पानी में डूब गए, तो काफी नुकसान हो जाता है। मौसम की शिद्दत में कमी लाने के लिए बारिश बेहतरीन है, उसके लिए हमें बड़ी खुशी होती है। बट एट द सेम टाइम एकदम से जहन में ख्याल आता है कि खुदा न खास्ता कोई अनहोना वाकया ना हो जाए, कोई किसी की जान का नुकसान ना हो जाए, ना किसी की माल का कोई नुकसान हो जाए। बट होता है। हमारे अब पीडीएमए के जो हालात हैं वो इसी तरह के हालात हैं। पीडीएमए का क्या कसूर है? वो पीडीएमए एक इदारा है, बाकी आपको एक और बात बता चलूं, रावलपिंडी में हाई अलर्ट है, और जिस जगह पे हाई अलर्ट की सबसे ज्यादा लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, नालालई की अगर बात की जाए, वहां पे आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी भी की थी कि वहां का जो सिस्टम है जो ये बताता है कि सैलाब आ रहा है या नहीं आ रहा, वही चोरी हो गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी तक वहां पे ऐसा सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया। आप देखते हैं कि सैलाब अगर आएगा तो किस तरह से ये हमें पता चलेगा कि वो सैलाब आ चुका है। हाँ, अलर्ट के लिए वो इंतहाई अहम है। खैर, ये तो हसनैन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की रिवायात में एक तरह से आप कह सकते हैं ये चीज़ें शामिल है। हमारा रवाज बन चुका है कि जो हमें पता होता है कि ये चीज़ होने लगी है तो इसके बाद ये होगा, वो होने लगा तो वो होगा। तो ये सारे मसाइल भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं पे छुपे होते हैं, एंड वी एक्चुअली डू हैव द आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जो मौसम के हालात हैं वो बहुत ही ख़राब है। लेकिन अब थोड़ा सा टॉक इट टाउन स्टोरीज की जानिब चलते हैं। स्पेशली अगर पहली स्टोरी की बात की जाए तो वो भी एक हैरान कुन स्टोरी है। ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई फिल्मी सीन था। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसी हैरान कुन वाकया पेश आया जो फिल्मी सीन से कम नहीं लगता था। कस्टम हुक्काम की जानिब से एक एयर होस्टेस को उसकी मशकूक हरकतों की वजह से उन्होंने देखा और उनकी जान पड़ताल करने की कोशिश की। जो कस्टम्स के डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने उनके सामान की तलाशी ली, और जिसमें से सऊदी रियाल और अमेरिकन डॉलर्स के बड़े भारी भरकम नोट बरामद हुए। बल्कि वो वीडियो भी हम लोगों ने देखी सोशल मीडिया पर, और उनकी सॉक्स में उन्होंने ये इतना सारा खजाना छुपा रखा था। और इसकी मालियत जी 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए बनती है। एयर होस्टेस का इरादा था कि वो ये करेंसी बाहर ले जाएंगी, मगर कस्टम्स हुक्काम की होशियारी, चले शुक्र है कोई इदारा तो एक्टिव नजर आया, उनकी कहीं होशियारी भी काम आई और उन्होंने एयर होस्टेस की इस कोशिश को नाकाम बनाया। कस्टम्स हुक्काम ने फौरी तौर पर इसे जहाज से उतार लिया और फिर तहकीकात का आगाज कर लिया गया। लेकिन इस हैरत अंगेज वाक़े ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी कभी जिंदगी वाकई किसी फिल्म से कम नहीं लगती है आपको। एक तरफ तो चलें ठीक है ये फिल्मी सीन हो गया है, लेकिन सोचिए ये खातून पकड़ी गई, कितनी ज्यादा मजीद इस तरह स्मगलिंग के वाकयात होते हैं जो शायद कभी रिपोर्ट ही नहीं होते या कभी कोई नहीं पकड़ा जाता। दे गेट लकी। और इसी तरह के हालात निम्रा आप बिल्कुल ठीक, ये होशियारी हर वक्त होनी चाहिए। पीआईए के साथ देखा है। आप देखिए कभी हमारी एयर होस्टेस यूरोप में रुक जाती है। कनाडा वाला वाकया आपको याद होगा, अगली करेंसी वाला वाकया याद होगा। $37,000 के करीब इनके पास अमाउंट थी, जो कि करोड़ों में बनती है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में करोड़ों रुपए, और आपको याद होगा कि $10,000 से ज्यादा आप ऊपर लेके जा नहीं सकती। और स्पेशली एयर होस्टेस के लिए तो कोई रूल ही डिफरेंट होगा। एयर होस्टेस तो उनका तो काम ही अलग है ना। इस तरह के काम आप जब करेंगे और वो भी पाकिस्तान के लेवल पे करेंगे, तो पाकिस्तान का ऑलरेडी जो इमेज है वो इस तरह का बना हुआ है। तो अल्लाह ही हाफिज है आपके, अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन हमारे लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। खासतौर पर लाहौर से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। आपने लाहौर की खबर सुनाई, मतलब लाहौर की वो रिहायशी है। उसके बाद एक और खबर लाहौर से ही है। लाहौर के एक रिहायशी ने लाइट एंड पावर कंपनी लेस्को जो लाहौर का है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, और इसकी कहानी वाकई बहुत सनसनीखेज है। सारिफ को हाल ही में 126 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल पर एक भारी भरकम किस्म का बिल मौसूल हुआ पहले, और जो बिल उनको मौसूल हुआ, नाज़रीन गौर से सुनिएगा, वो बिल उसकी मालियत 1,50,000 रुपए थी। 150 यूनिट, 126 यूनिट जी 150 आप कह लेना चले।
राउंड ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये बिल देखकर पहले तो वो ऑब्वियसली हैरान हुए, फिर उनके क्योंकि जो मंथली बेसिस पर अगर जो उनके बिल्स वगैरह आया करते थे वो बड़े कम थे, फिर वो बाद में लाइट बिल के जो इस भारी बोझ को दूर करने की कोशिश की उन्होंने काफी बार वो लाइट एंड पावर कंपनी के दफातर के चक्कर लगाते रहे। हमारे यहाँ ये अलमिया तो है ही है कि दफातर जो थे खासतौर पर सरकारी दफातर वो आपको चक्कर लगवाते रहते हैं, तो इन हुजूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि उनकी जो गलती हुई है बिल में इसकी तस्हीह की जाए, मगर हर बार उसे जो है वो उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। फिर जब लेस्को की तरफ से कोई ताउन ना मिला और गलत बिल की तस्हीह ना की गई तो उन्होंने फिर अदालत का दरवाजा खटखटा लिया और अब वो हाई कोर्ट में लेस्को के खिलाफ केस दायर कर चुके हैं और इसकी जानिब से कंपनी की गैर संजीदा रवैये का भी उन्होंने जिक्र किया है। अब देखना यहाँ पे ये है कि अदालत इस सूरत हाल का हल क्या निकालती है और कि जो सारिफ हैं क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि ये तो एक सारिफ हैं जो अदालत तक पहुंचे, ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद इस वक्त हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपने बिल की तस्हीह करवाने के लिए इन इदारों को इन ऑफिस में जाते हैं, सरकारी अफसरान से बातचीत करते हैं। हमने बल्कि खुद भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी किए हैं और फिर बदले में क्या मिलता है उनको। बिल्कुल निम्रा, आप ये तो चले हमने खबर आवाम इस वक्त पिस रही है, चाहे लेस्को हो चाहे आइस्को हो चाहे आप फेस्को की बात कर लें, जहां पे भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, थोड़ी सी इनसे मिस्टेक होती है और उसके बाद किसी को ये अकोमोडेट भी नहीं करते। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गरीब ऑलरेडी पिस रहा है और गरीब जब 126 यूनिट का आप बिल देंगे 1.5 लाख रुपया, जिसका अल्टीमेटली अगर मैं गलत नहीं हूं तो 126 यूनिट का 2000 से कम बिल बनता है। वो जो 7 रुपए आप 100 यूनिट के सीएम साहिबा आपकी तो कहती हैं कि बिल ही नहीं देना, वो तो बेचारे मुफ्त बिजली की फराहमी कहती है। सीएम साहिबा की अगर बात की जाए तो उनकी बातें इलेक्शन से पहले कुछ और थी, इलेक्शन के बाद कुछ और हैं। बिजली सस्ती वो कर नहीं रही, सोलर पैनल्स वो लगा रही हैं और उस सोलर पैनल में भी अगर तहकीकात की जाए, मैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनको बता रहा हूं कि उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्कोप है। प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। लाहौर का तो आपने जिक्र किया, मैं आपको कराची ले चलता हूं और कराची से भी कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान का दिलकश शहर अपनी रंगीन जिंदगी और सकाफत की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में इसने आलमी सतह पर एक नया मुकाम हासिल किया है, सियाहों के लिए दूसरे सबसे ज्यादा खतरनाक शहर का। और ये जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ये बेसिकली सेफ्टी रेटिंग्स के ऊपर बनाई गई, जिसके मुताबिक कराची का सियाहती प्रोफाइल कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग नज़र आता है। तसव्वुर करें कि आप कराची के मुख्तलिफ रंगीन बाज़ारों, तारीखी मकामात और साहिली मंजर की सैर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको शहर के चैलेंजेस का भी सामना होता है। और फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक कराची ने 93.12 का सेफ्टी स्कोर हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी खतरे की गिनती है। शहर की सियासी अदम इस्तेहकाम, जराइम की बढ़ती हुई शरह और बुनियादी ढांचे की कमी ने एक बार फिर इसको पेचीदा बना दिया और कराची में तमाम सियाही, ख़ास तौर पे जो सियाहत के मराकज़ हैं, स्ट्रीट क्राइम है, दहशत गर्दी है, उससे मुतालिक वाक़यात के लिए हसास है, जिससे इनके सियाहों का जो कराची का रुख है उनके लिए एक चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हसन, ये जो आप रिपोर्ट इसका जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें वैसे कराची अकेला नहीं है। फोर्ब्स की ये जो फहरिस्त आई है इसमें ढाका, बोगोटा, काहिरा, मेक्सिको सिटी वगैरह दीगर भी बहुत सारे शहर इसमें शामिल, जो सयाहों के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होते हैं और वहाँ पे उनको इनका सामना करना पड़ता है। अब इस सब के बरअक्स सिंगापुर भी दुनिया का सबसे महफूज तरीन शहर करार पाया, जो कि मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि 100% सेफ है। और कराची की बात की जाए, कराची की कहानी हमें यहाँ पे ये याद दिलाती है कि हर चैलेंज के बावजूद हर शहर की अपनी कहानी और उसका कोई अट्रैक्टिव पॉइंट होता है जो फिर भी लोगों को वहाँ खींच कर लाता है। कराची के केस में मुझे लगता है वहाँ की बिरयानी या वहाँ का खाना बड़ा मशहूर है, स्ट्रीट फूड खास तौर पर। और जब भी आपने कराची का जिक्र किसी से सुना होगा तो वो यही कहते हैं कि वहाँ पे एक तो बहुत सस्ता मिल जाता है आपको खाना या कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ अक्सर इवन कराची के जो हमारे यहाँ पे इवन ऑफिस में भी हसनैन फ्रेंड्स हैं, हाँ, वो ये बताते हैं जो चीज वो यहाँ इस्लामाबाद में 300 की लेते हैं वो वहाँ पे शायद 100 रुपए की ले लेते हैं। लेकिन ये पुराने वक्तों की बात है। नहीं, अभी भी इस्लामाबाद के कंपैरिजन में बेहतर है। एज ऑफ नाउ जो प्राइसेस हैं वो मेरा ख्याल है कि सेम हो चुकी है। लेकिन ये जो बातें आप बता रही हैं, ये हम इससे पहले सुना करते थे इंडिया की, मुंबई की, लेकिन अब कराची के हवाले से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और स्पेशली अब सिर्फ हम नहीं बोल रहे कि मैं और आप यहाँ पे बोलेंगे, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है। इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कराची के हवाले से हमें बता रही हैं कि कराची के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ ही एक वक्त होता था जब कराची को बड़े दिल का शहर कहा जाता था, मतलब कि ये सबको अंदर समो सकता था, सबको अकोमोडेट कर लिया जाता था, बल्कि करते भी थे। आप देखिए अगर कराची के कम्युनिटीज ना, तो आपको कोई एक कम्युनिटी नहीं दिखाई देगी वहाँ पे। नॉन मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज हमारी पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा है वो आपको सिंध या फिर कराची में ही दिखाई देंगी।
तो कराची बहुत बड़े दिल का शहर था जिसकी हालत हमने अनफॉर्चुनेटली और हमारे इक़्तिदार पे बैठे जो लोग हैं उन्होंने बड़ी बुरी तरह से उसको ख़त्म करके रख दिया है। और जब भी कराची की हम कोई स्टोरी करते हैं जो कि डेली बेसिस पर हमें करनी पड़ती है, बहुत ही तहलका खेज किस्म की स्टोरीज आती हैं, तो अफसोस भी बहुत होता है कराची के लिए। हमारा दिल है कराची, तो कराची के लिए मिलजुल के सब कुछ करना चाहिए। अच्छा खैर, एक कोई अच्छी खबर मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत अगर शामिल कर ली जाए तो थोड़ा बेहतर है। गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं। कराची में भी जितनी भी खबरें थी वो अच्छी नहीं थी। हाँ चलें ठीक है, अभी एक अच्छी खबर सुनाती हूँ आपको, एक अच्छे शख्स से मिलवाती हूँ। मोहम्मद करीम जी जो कि अपनी ज़िंदगी यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर चुके हैं और अब गिलगित बल्तिस्तान में एक शानदार मस्जिद और लाइब्रेरी तामीर करने की कोशिश में है। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र जो है वो बायो साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा वो टीचर भी हैं। और करीम ने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो यतीमों, फिर बेघर अफराद, कैंसर के मरीजों के लिए और पसमानदा बच्चों की तालीम में मदद करती है। और उन्होंने अपने मुल्क में रहकर ज़रूरतमंदों की मदद की और अब इनकी तवज्जो सिर्फ जो है वो शुमाली पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब लाने पर मरकूज़ है। उनका जो फोकस है आप कह सकते हैं वो सिर्फ ये है कि वो किसी तरीके से एजुकेशनल रिफॉर्म्स कर सके और एक तरह से इसको रेवोल्यूशनराइज कर सकें। और उनके फिर मुस्तकबिल के मंसूबों में भी गिलगित बल्तिस्तान के दिल में एक अजीम शान मस्जिद की तामीर शामिल है जो कि बहुत ही खूबसूरत, सबसे बड़ा जारी है। जिस तरह आपने पहले बताया कि वो पहले यतीमों के हवाले से काम करते थे, अब वो इस तरह के काम करें। नाज़रीन, हमारे मुल्क में ऐसे बेशुमार कहानियां हैं, ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिंदगी का हर लम्हा ईसार और खिदमत की मिसाल है। ऐसे लोगों का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है और वो हमेशा उन लोगों के लिए कुछ करने की जुस्तजू रखते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा एहसास रखते हैं क्योंकि दूसरे के दर्द को समझते हैं और ये अपनी मुश्किलात से लड़े होते हैं। इतनी कामयाबियां हासिल करने के बावजूद ऐसे लोग हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं और अपनी कामयाबियों को दूसरों की खिदमत के लिए, जिस तरह निमरा आपसे कह रही हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इनकी खूबियां इन्हें एक हकीकी हीरो बनाती हैं जो कि हमारे लिए मशाल राह हैं। ऐसे लोग ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बट अभी पता नहीं वो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। आई थिंक क्लिप उन तक पहुंच जाएगा। वी विश यू गुड लक और अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाए अपने ये जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये तो चलें तालीमी शोबे में कोई शख्सियत या कोई इंडिविजुअल एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान रेलवेज का भी शमसी इनकलाब हमारे सामने आने लगा है। एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब, मतलब कि हमारी जान धुएं से छूट जाएगी, हमारी जान पोल्यूशन से छूट जाएगी और वो बर वक्त जो ट्रेन नहीं पहुंचती थी उससे हमारी जान छूट जाएगी। अल्लाह करे आज से 2-4 साल बाद जब हम ये प्रोग्राम देख रहे हो तो ये हकीकत बन चुकी हो। लेकिन एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब तसव्वुर करें जी आप कि पाकिस्तान रेलवेज जो पहले धुएं से भरे इंजन और फिर पुराने एनर्जी सिस्टम्स का आदी हुआ, अब शमसी तवानाई की तरफ एक नया कदम बढ़ रहा है। और एक ऐसा सफर है जो ना सिर्फ रेलवेज के चेहरे को बदल देगा बल्कि माहौल दोस्त भी मुस्तकबिल की तरफ हमें लेकर जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी क्लाइमेट फ्रेंडली, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग एक्चुअली। और ये इस्लामाबाद में जारी इस नए मंसूबे के तहत पाकिस्तान रेलवेज के तमाम बड़े स्टेशन, दफातर, वर्कशॉप और फैक्ट्रियां अब सोलर सिस्टम्स के जेर असर होंगी। ये इनकलाब मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज किया जाएगा और इब्तदाई मरहले में तकरीबन 99 मुख्तलिफ तनसीबात को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। तसव्वुर करें कि सुबह की पहली रोशनी के साथ रेलवे स्टेशन की छतें शफाफ सोलर पैनल से ढकी होंगी जो दिन भर एनर्जी स्टोर करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये सुनकर। खैर, ये जदीद पैनल जो है ना सिर्फ बिजली की फराहमी को मुस्तहकम बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान रेलवेज के खर्च को भी उसमें भी खातिर ख्वाह कमी लाएंगे। जो एक्सपेंडिचर्स हैं पाकिस्तान रेलवेज के जिनकी अक्सर करप्शन की शिकायत भी आती रहती है, तो अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए। ऐसा है कि इब्तदाई मरहले में तकरीबन 1.8 अरब रुपए की बचत की एक्सपेक्टेशंस है। NSPA के माहिरीन की मदद से ये मंसूबा एक ऐसा ख्वाब बन गया जो हकीकत की सूरत अख्तियार करने जा रहा है और वो नई तकनीकी हल फराहम करेंगे जो रेलवेज के नेटवर्क को सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, पाकिस्तान रेलवेज के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। पाकिस्तान रेलवेज का ये कदम हम कह सकते हैं कि हमारा एक ब्राइट फ्यूचर होगा। बिल्कुल ऐसी है और ये फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेलवे है वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगी और रेलवे के लिए अच्छी खबरें हमें बहुत कम देखने को मिलती है। रेलवे हो गई, पाकिस्तान एयरलाइन हो गई, इनकी खबरें इस तरह की मिलती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आती है। लेकिन फाइनली जिस तरह निमरा ने भी बताया, मैंने भी आपको बताया, पोल्यूशन फ्री रेलवे मिलेगी। लेकिन निमरा, कभी कभार आप मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टर बनना चाहती थी? वैसे काफी लोगों की मैंने प्री मेड किया है। यस, अच्छा, चलिए आप शुक्र है नहीं बनी, क्योंकि स्टोरी कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7,000 MBBS ग्रेजुएट्स आज बेरोजगार हैं। बिग ऊप्स। हालांकि उन्होंने अपने मेडिकल डिग्रीज पे 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किए
और ये तादाद ऐसी हकीकत को सामने लाती है जो हकीकतन दिल दहला देने वाली है। ये नौजवान डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी तालीम पर बहुत बड़ी रकम खर्च की, आज इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि इनकी स्किल और तालीम के बावजूद इन्हें मुनासिब मुलाजमतें नहीं मिल रही। नहीं, वैसे सिर्फ MBBS ग्रेजुएट्स नहीं है, हमारे मुल्क में तमाम तरह किसी भी डिग्री होल्डर्स जो हों, कोई से भी, वो सब की यही हालत है। लेकिन इस फर्क की वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, वो बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं कर रहा है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स की तादाद एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर दूसरा शख्स जो आपने देखा होगा हसनैन, वो 1100 में से, अगर मैं मैट्रिक की बात करूं या FSC की बात करूं, 1100 में से वो आराम से 1050 तो ऐसे स्कोर कर रहे हैं जैसे कोई मजाक है। फिर वो फौरी तौर पे मेडिकल में चले जाते हैं और डॉक्टर्स की तादाद असल में बढ़ रही है और सेहत के शोबे में जो है वो मौके की कमी है और बुनियादी जो हमारा स्ट्रक्चर है एक हेल्थ का, उससे नाकाफी हालत से मसाइल को मजीद बढ़ा दिए। पाकिस्तान में 114 मेडिकल कॉलेजेस है जो हर साल बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यही इलाके जहाँ पे प्रैक्टिशनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं मुल्क में ओवरऑल, लेकिन कुछ इलाकों में कमी होने के बावजूद ये जो बहरान एक ओवरऑल जन्म ले रहा है, इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म्स किए हैं कि कैसे इन ग्रेजुएट्स को वापस केटर भी करना है, सिर्फ इनको प्रोड्यूस नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही है और अब देखना ये होगा कि हुकूमत और मुतलका इदारे इस अहम मसले की संजीदगी को किस तरह लेते हैं और कोई अमली इक़दाम करते हैं ताकि हमारे डॉक्टर्स अपने इल्म और महारत का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। और डॉक्टर्स के लिए हमदर्दी है, जिस तरह के वो खर्चे करते हैं, जिस तरह के वो नंबर्स लेते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, वो अभी भी बेरोजगार हैं। यहाँ पर निमरा वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे जो कि धरनों के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी एक जमात आती है, धरना करती है, कभी दूसरी जमात आती है और अभी जिस धरने की बात करने जा रहे हैं हम, वो इस वक्त जारी है और वो धरना पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर हो चुका है। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म बताएं कि कोई शख्स 37,000 में अपना घर कैसे चला सकता है। रावलपिंडी में जारी धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना था कि किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठ जाए। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है हसनैन कि जब पार्लियामेंट और इदारे काम ना कर रहे हों तो एहतजाज करना आइन के तहत हमारा हक है। मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे जी जमात इस्लामी के ही गेस्ट, और जमात इस्लामी की वैसे भी मुज़ाकराती कमेटी ने लियाकत बलोच की सरबराही में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के खात्मे समेत हुकूमती वफ्द को 10 नुकाती मुतालिबात पेश कर दिए हैं, जिसका एक सेशन कल हो भी चुका है, बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद अता तारर साहब ने यह कहा कि हम किसी भी तरह से, हमने यकीन दहानी कराई जमात इस्लामी को कि जो भी हम कर सकते हैं अवाम के रिलीफ के लिए वो हम जरूर करेंगे। आज दूसरा सेशन होने जा रहा है, तो देखते हैं कि आज इससे क्या सामने आता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद हैं। धरने की सूरत हाल से भी हमें बताइएगा, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए आपके हुकूमत के साथ, ये मुज़ाकरात में जो 10 नुकाती जो जिक्र किया निमरा ने, उस हवाले से भी बताइएगा वो 10 नुकात क्या थे और जब तक वो हल नहीं होंगे तो आपकी क्या अगली हिकमत अमली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक जो मुतालबा था वो तो ये था कि बिजली बिलों में जो इजाफ़ा है और जो एक ज़ालिमाना टैरिफ है तो उसमें कमी की जाए। फिर पेट्रोलियम लेवी जो है उसका डिमांड था हमारा। फिर ये जो हमारा अशराफिया है, जिसको कल धरने में किसी ने नाम दिया कि ये अशराफिया नहीं है, बदमाशिया है। तो इनको जो पेट्रोल के मद में और फ्री बिजली के यूनिट्स के मद में जो हमारे ख़जाने पे एक बोझ है, ये इनसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आप MNS वगैरह की बात कर रहे हैं? इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें जुडिशरी के हो सकते हैं, इसमें इलीट क्लास आप जानते हैं, वो सारे जो हैं वो MNS नहीं, पॉलिटिशियंस हैं यकीनन, लेकिन इसमें ब्यूरोक्रेसी में है, इसमें जुडिशरी में है, इसमें इवन हमारे डिफेंस के इदारों में हो सकते हैं लोग। जो एक्चुअल हमारे अखराजात है वो उसको कोई निगेशन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लेविश लाइफ है इस वक्त जो हम इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह ये जो स्लेब सिस्टम है सैलराइड क्लास की जी, उसके बारे में, यानी मसलन 60 लाख अगर किसी की सालाना इनकम है तो उस पर 35% टैक्स, लेकिन इसके अलावा जो है प्रोविंशियल टैक्स अलग है, फेडरल अलग है, लोकल अलग है। अगर आप ये सब कैलकुलेट करेंगे तो गोया के उनकी इनकम रहती ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप सैलराइड क्लास को कम से कम, यानी पिछले अरसे में अगर आप देखें तो ये जो तनख्वाहदार तबका है, इनसे 375 अरब
रुपया टैक्स में लिया गया है, लेकिन जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं और फ्यूडल्स हैं उनसे 5 अरब रुपया लिया गया है। तो आप अंदाज़ा करिए कितना इम्बैलेंस ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो एक टैक्सेस के हवाले से है IPPs, सबसे बड़ा मसला IPPs का है। मुल्क को खा गए, वो मुल्क को खा गए। और आपने देखा कि अब ये देखें, ये इस वक्त की बात नहीं है, उस दिन एक रिपोर्ट आई थी कि 2013 से लेके 2024 तक, ये जो 10 साल है, इन 10 सालों में ये जो IPPs है इनको 8,344 अरब रुपया इनकी अदायगी हुई है। वो भी डॉलर्स में, वो डॉलर्स में हुई है। डॉलर्स में तो ये बनती है तकरीबन $30 बिलियन जी। हाँ, रुपीज़ में तकरीबन 8,344-345 अरब है, और डॉलर्स में ये $30 बिलियन मतलब जो कर्जा ले रहे हैं IPPs को दे रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। अगर आप मुआहदे हुए हैं ना, मुआहदे हुए हैं, और बड़े ऐसे मुआहदे हैं कि जो लॉजिकल नहीं है, जो किसी पैमाने पे एक्सेप्ट लोग नहीं कर सकते। अच्छा, चाहे वो लोकल IPPs हुई या फिर चाइना वाली? हाँ, उसमें चाइना वाले भी है, लेकिन 80% लोकल है जी, लोकल है, लोकल है, उसमें कुछ गवर्नमेंट के भी हैं 52%। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाकी अब 40। उनके साथ डॉलर में इसकी क्या तुकबंदी है। और दूसरा ये है कि हमारे मेरी जमात हर धरने में और हर प्रेस में और टॉक में बताते हैं कि हर मुआहदे में एक एग्जैक्ट क्लॉज होती है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कोई रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो एग्जैक्ट क्लॉज तो होती है ना। तो आप यहाँ से शुरू करें, और फिर कर हमारे मेरी जमात ने फरमाया कि चाइना के साथ हम बात कर सकते हैं, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन अगर वो कहे कि भाई इसमें तो आपके भी लोग हैं, तो यहाँ से आप आगाज़ करें अपने लोगों से, फिर हम उनसे बात करेंगे और वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मान भी लेंगे चीज़ों को, लेकिन आप स्टार्ट तो ले लें। तो ये जो IPPs है, ये है सबसे बड़ा मसला। और इसमें जो लोग हैं उनके नाम भी आप लोगों के थ्रू और मीडिया के थ्रू आए हैं, वो सारे पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ जमातों के हैं, उसमें बड़े बड़े ना सर, वो बड़े बड़े नाम है। तो ये है हमारा मेन मुतालबा, और ये जब तक पूरे नहीं होंगे ये मुतालबात, तो हमने कहा, और जो हमारा क्राउड है वो इतना चार्ज्ड है कि वो जब भी वो कोई मुकर्रर आता है या हाफिज साहब आते हैं, तो वो कहते हैं डी चौक, हमें डी चौक ले जाए। तो हम यहाँ अफरा तफरी फैलाना तो नहीं चाहते। हाफिज नईम और अमान साहब ने बताया सर, आपका भी तो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन तो हो भी चुका है ना, हो गया कल। उसमें किस नुकात पे जो है वो अमल दरामद की यकीन दहानी कराई हुकूमत ने? ये जो बातें हुई है, लेकिन मसला ये था कि उस टीम में कोई एक्सपर्ट होना चाहिए था, कोई बड़ा मिनिस्टर, उसमें मिनिस्टर ऑफ पावर होना चाहिए था। तो मिनिस्टर ऑफ पावर जो है वो कहते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद से बाहर है। जो सबसे बड़ा एजेंडा आपका ये है, जिस तरह निमरा ने भी बात की, बिजली का, बिजली के बिलों को आप सस्ता करवाने आए हैं, या फिर IPPs को सबसे बड़ा वाला कंट्रोल करने आए, हमारी एनर्जी सेक्टर में आप कह सकते हैं एनर्जी क्राइसिस को आप हल करवाने आए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी टीम में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो उनको फिर एक वे आउट दिया और सोल्यूशन दिया, उस पे उन्होंने कहा हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि आपकी मुज़ाकिराती टीम में कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, वैसे कल जब हुकूमत बाद में सामने, तो उनकी तरफ से तो यही पेश किया गया कि बड़े कामयाब किस्म के मुज़ाकरात रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, इसलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं। कामयाबी की और अदम कामयाबी की बात इस वक्त नहीं कर सकते। कामयाबी तो होती तो आप इस वक्त अपने घर बैठे, वो तो फिर हम घर बैठे होते, आपकी बात दुरुस्त है। हम उनको टाइम देना चाहते, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपकी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर आज बताएंगे हमें। ठीक है, आज दूसरा राउंड होगा। तो हमारी इस टीम में तो हमारे एक साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल एनर्जी सेक्टर से है, उनका ताल्लुक है, हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान के, तो उन्होंने तो बाकायदा सोल्यूशन दिया, वे आउट दिया। अब इस पे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सारा अच्छा। IMF से जो कर्जे लिए हैं, आपने देखा पिछले दिनों आपके मीडिया के जरिए, ये जो IMF की हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जी, उसने क्लियर कहा कि भाई हम तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप सरमायादारों पर और अमीरों पर टैक्स लगाए और गरीबों को आप सब्सिडी दे और रिलीफ दे, लेकिन उसने हैरत का भी इजहार किया और थोड़ा सा सख्त रिएक्शन था कि बिल्कुल उलट हो रहा है, अपने अमीर क्लास को वो सब्सिडी दे रहे हैं और बोझ गरीबों पे डाल रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है क्रिस्टलिना का जो IMF की हेड है। ये सारी चीज़ें इस मुल्क में हो रही है, तो इसलिए हमारा जो धरना है कोई और एजेंडा इसका है नहीं। बार बार हम कह रहे हैं ज़ाती एजेंडा नहीं है, जमात इस्लामी की लीडरशिप की कोई ऐसे मसाइल नहीं है कि हम कोई प्रेशर डेवलप करके अपने कोई मसाइल हल करवाना चाहते हैं, कोई करप्शन के केस है, कोई और, वो तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आवाम का मसला है। और सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ आप बिजली के बिलों के हवाले से आएँ या जो टैक्सेस की बात की जाए, फिर महंगाई की बात की जाए, एक आम शख्स है, हाफिज साहब का ही मैं कोट कर देता हूँ, जो 35, 36 या 37 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है,
सर वो 20,000 रुपया बिल भी देगा, वो 15-20 हज़ार रुपये की ग्रॉसरी भी करेगा, उससे बच्चों की फीसेस भी देनी है, तो उस हवाले से भी कोई लाइमल आपने तैयार किया? यानी ये है कि मैंने बताया कि IPPs तो ऑन द टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। बिजली के जो टैरिफ है यहाँ पे अंदरूनी जो बढ़ाते हैं कुछ, तो वो IPP से कनेक्टेड है। स्लैब सिस्टम है सैलरी का, ये दूसरा है। और तीसरा जो है ये जो पेट्रोलियम लेवी के मसाइल हैं और महंगाई के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और रीनेगोशिएट करना और रीविजिट करना इन तमाम मुआहिदों को। और ये जो मैंने बताया कि जो अशराफिया को आप फ्री बिजली के यूनिट्स दे रहे हैं और आप उनको पेट्रोल दे रहे हैं, और उसकी मद में ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक मामला पहुंचता है। UNDP की एक रिपोर्ट इस पे आई थी कि ये सब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना पड़ता है पाकिस्तान के ख़जाने को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप इसको रीविजिट करें और आप देख लें। और आगे फिर जो है जमात ने उनको ये भी ऑफ़र किया कि हमारे पास प्लान है बाकायदा, हम बता सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लेना है वो तो आपने फैसला करना। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने फौजी ऑपरेशंस की भी मुखालिफत की, कराची ऑपरेशन की मुखालिफत हुई, क्या वजह है? और फिर आप लोगों को इसके अलावा इसका अल्टरनेट क्या दिखाई देता है? अब नौमान के हवाले से आप बात कर रही है जी। तो वो हमारा उस पर ये आया था रद्द अमल कि ऑपरेशन तो पहले हो चुके हैं, जी, कई ऑपरेशन हो चुके हैं। उन ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या निकला, अगर वो कामयाब होते तो दोबारा न करने पड़ते। तो उस पर तो खैर फिर ISPR का आया कि जी ऑपरेशन हम नहीं कर रहे और हम जहाँ जहाँ मसले होंगे तो उसको रिस्पॉन्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हम कहते हैं कि चले, अगर आपने कह दिया कि ऑपरेशन जनरल नहीं कर रहे तो ठीक है, हम तो इसके हक में नहीं है, उससे मसाइल और बढ़ते हैं। अलबत्ता जहाँ जहाँ मसला है जो आपके मुल्क की सालिमियत को कोई चैलेंज कर रहा है तो आप उनको टारगेट भी कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। उसके लिए मैसिव लेवल पर ऑपरेशन की तो ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना भी चाहिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, ज़रूर उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। ज़रूर लेना चाहिए। सब पार्टियों ने तकरीबन कुछ लोगों ने शायद साथ भी दिया होगा इस बात के लिए, लेकिन फिर ISPR का जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि जी ऑपरेशन नहीं है ये। हमने कहा ठीक है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी चैलेंज करे हमारे मुल्क की सालिमियत को, चाहे जो भी हो, उसके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं है कि भाई वो तो मुल्क के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो दिफा करे, लेकिन उसके लिए मैसिव लेवल पर लोगों को डिसलोकेट करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब। सर आपने एक बात की प्लान बी की, हाँ। प्लान बी के हवाले से हमें बताइएगा कि प्लान बी है क्या? ये धरने के हवाले से है कि प्लान बी भी आपने कुछ रखा हुआ है? प्लान बी तो ये चल रहा है, ये जो है प्लान एक तो वही था कि हम डी चौक जाते, लेकिन जब हम यहाँ एंटर हुए तो 2-3 जगहों पे ये उन्होंने कंटेनर लगा दिए थे, वो हमारे कारकुनान ने हटा दिए। मैं खुद KP के काफिले डी चौक में कुछ लोग नहीं बैठे हुए आपके? मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो 2-3 जगह पे हमारे कारकुनान ने वो कंटेनर्स हटा दिए। उसके बाद डी चौक में हमारे अमीर जमात ने, लीडरशिप ने ये सोचा, और मेरे ख्याल में अच्छा सोचा, कि प्लान तो उनका ये था कि तसादुम हो जाए पुलिस के साथ, और ये जो इतना बड़ा इशू हम लेके उठे हैं और इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में बिठाना चाहते हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाए उसी जगह पे, और उसमें कुछ इस तरह मामलात हो जाए कि वही मुल्क की सालिमियत को, असासों को, एसेट्स को, फलाना को। तो ये इतनी बड़ी तहरीक जो है, हमें तो सियासी तौर पर बाज़ पार्टियों को फ़ायदा होता है जी, हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हो गए पुलिस में इधर उधर, तो हमारे प्लान बी ये था कि हम लियाकत बाग चले जाएँ, वहाँ बैठ के लोगों को जमा करें और मुसलसल जो है ये हैमरिंग करे और बातचीत लोगों के दिमाग में बिठाए। अब उसका ये फ़ायदा है कि कल जो मगरिब के बाद जलसा हुआ है, ताहद निगाह जितने हमारे इंतजामात थे 2 दफ़ा वो कम पड़ गए। यानी एक दफ़ा हमने इंतजामात बढ़ा दिए, फिर दूसरी दफ़ा, लेकिन वो हमारे कंट्रोल से बाहर थे। तो ये आम लोगों का मसला बन चुका है अब, और हर वक्त वो कहते हैं कि भी डी चौक हमें जाना है। तो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हुए तो कोई डी चौक जाने का हमें शौक़ नहीं है, और न हमें धरनों का शौक़ है। आवाम को रिलीफ दे दे हम उठ जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो एक प्लान और उन्होंने कल अनाउंस कर दिया, जी, यू मे कॉल इट सी प्लान और वट एवर, लेकिन वो अनाउंस ये कर दिया कि अब हमारे ये जो धरने हैं ये हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे होंगे। तो कराची से उन्होंने आगाज किया कि कराची से उन्होंने कराची के अमीर को अपने साथ खड़ा किया कि भाई आप गवर्नर हाउस पे या असम्बली के सामने जो भी है वहाँ पे आप फलां तारीख को करें, और पेशावर के अमीर को भी उठाया कि भाई आप पेशावर में करें। तो ये अब प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पर होंगे, और उसके बाद ये भी हो सकता है, वो अभी अनाउंस नहीं किया, कि हम हर जिले हेडक्वार्टर में भी ये धरना भी चलेगा और पूरे मुल्क में हर लेवल पर ये धरना चलेगा। और अगला प्लान
वो कल किसी ने पूछा, कहते अगला प्लान तो मैं फिर बाद में बताऊंगा कि वो प्लान्स क्या है। लेकिन ये तो मुज़ाकरात के लेवल तक हो गया ना कि अगर मुज़ाकरात, वैसे अभी तो यही लग रहा है कि हुकूमत आप लोगों से मुज़ाकरात करने के मूड में है और मुज़ाकरात शायद आप लोगों के इंशाल्लाह जो कि हो जाने भी चाहिए तो हो जाते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात करने के बाद हुकूमत अमली तौर पर आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, उस सूरत में फिर आप लोग क्या बिल्कुल, वो करेंगे? उन्होंने बताया कल कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। अच्छा, अब हमें आप जो है इस नेगोशिएशंस में और मुज़ाकरात में नहीं अच्छा, टाल सकते। बातचीत में टाल नहीं हाँ, सकते? नहीं, वो नहीं टाल सकते। ये मतलब दोनों जब साथ तक साथ चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जमात इस्लामी पाकिस्तान यहाँ से उठ के नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो प्रोटेस्ट करती रहेगी जमात बिल्कुल इस्लामी? करती रहेगी। और वो भी मुल्कगीर होता रहेगा? वो मुल्कगीर तो कल अनाउंस हो गया। आज हमारी खवातीन का है, बाय द वे, आज खवातीन का बहुत बड़ा जलसा है उसी जगह पे। डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जिस तरह आप धरनों की बात कर रहे हैं, एक आपका लियाकत बाग में है, कुछ लोग आपके डी चौक में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स की आप बात कर रहे हैं, ज़िले हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर धरनों से इकॉनमी को तो और ज़्यादा खदशात पैदा होते हैं, लोगों के बिजनेस मुतासर होते हैं, तो उस हवाले से भी कोई जमात इस्लामी ने कुछ सोचा है? देखें, आम बयानात पे और आम बातों पे तो कोई काम नहीं कर रहा, न कोई आवाम के मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो है। अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, और ये आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, यानी ये आइन के ख़िलाफ़ तो हम नहीं कर रहे हैं ना। आइन का ख़िलाफ़ तो तब है जब आप एसेट्स को नुकसान पहुंचाए, जब आप इदारों को, जब आप मुल्क की सालिमियत के ख़िलाफ़ कोई बात करें। एक जगह पे बैठ के अपना डिमांड करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और ना हमने अभी तक इसका कोई नुकसान हुआ है। एक जगह पे बैठ के अपनी बात करना है, लेकिन अगर ये न हुआ तो फिर हमने डी चौक जाना है। वैसे बाय द वे लोग कहते हैं आप डी चौक कब जाएंगे? हमारे मेरी जमात ने बताया कि डी चौक तो चले गए, हमारे लोग पहुंच गए। एग्जैक्टली, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखा, वो पहुंच गए, लेकिन उनको कहा कि आप इधर आ जाए। तो एक लिहाज से डी चौक तो हम पहुंच गए हैं। जब हमारे लोग जिनको पता नहीं था पहुंच गए और बाकियों को यहाँ रोका, तो इतने बड़े क्राउड को कैसे रोक सकते हैं? लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि शौक कोई नहीं है हमें, आप ये मसाइल हल करें, जेन्युइन मसाइल। सर आसानी से तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, अगर कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी तो फिर क्या करेगी जमात इस्लामी? एक मुनज़्ज़म जमात है और हम जाएंगे अपना हक लेने के लिए। अगर वो जो भी करेंगे पूरा हमने एहतजाज कोई कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तहरीक इंसाफ भी इस वक्त सड़कों पर ही है, एक तरह से आप कह सकते हैं, अल्फाज ही सही, लेकिन वो अनाउंस करते हैं, बार बार ऐलान करते हैं कि हमने एहतजाज करना है मुल्की, और एक पॉइंट, उनके दीगर पॉइंट्स तो चले एक तरफ हैं, लेकिन महंगाई और इस हुकूमत की या जो गवर्नेंस है हमारी करंट गवर्नमेंट की, इसके खिलाफ वो जाते हैं। तो अगर वो आते हैं, आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, आप लोग वेलकम करेंगे? बिल्कुल, कल बता दिया मेरे जमात ने, इंजीनियर हाफिज नईम और रहमान साहब ने, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके वर्कर्स आते हैं हम वेलकम करेंगे। हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है किसी के साथ, अपने प्लेटफॉर्म से हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो कम्युनलिटीज़ है और कॉमन इश्यूज़ हैं, इस पर जो आएंगे हम वेलकम करेंगे, और आना चाहिए सबको। कॉमन इश्यूज़ है, इस पर सब निकलेंगे। तो वैसे जब ज़्यादा सियासी जमातें एक साथ मिल के बैठती हैं, ज़्यादा पावर नहीं शो होती है, तो आप लोग खुद से रब्ता नहीं करते तहरीक इंसाफ से कि वो भी आप लोगों को ज्वाइन करें? जिस तरह आप पूछ रही और मैंने बताया, तो इस तरह हमारी पब्लिक पे जो लोग पूछते हैं तो ये रिस्पॉन्ड तक पहुंचता है। हम कहते हैं जी बिल्कुल आए। ठीक है, आप लोगों की तरफ से दावत है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ओपन दावत है। जो सर उनको रब्ता भी कर लें, बुला भी लें। नहीं, वो बता रहे ना कि ये रब्ता ही हुआ, अभी आप जैसे बात ये रब्ता हो गया, बिल्कुल रब्ता हो गया, बिल्कुल हो गया। उनकी तरफ से अभी कोई बातचीत हुई तहरीक इंसाफ की तरफ से? बस हमारे इस इशू को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। यानी मीडिया पे असद कैसर साहब का मैं कल सुन रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, IPPs को उन्होंने जी, वो उन्होंने भी इसका अपने तस्करा एजेंडे पे रखा, अपनी बात रखी। तो इश्यूज जो हमारे हैं उनको तो सपोर्ट कर रहे हैं। इस धरने को भी कहते कि जी हाँ, ये वक्त की आवाज़ है, और इसी के जरिए। सर एक और एडिशन कर लीजिए, अगर आप तहरीक इंसाफ को शामिल कर लेते हैं तो बड़ी कदगन उनके ऊपर लगी हुई है ना, वो एहतजाज कर सकते हैं, वो एक भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, तो वो बड़ी नॉमिनल सी है, तो उनके साथ आने से मेरा ख्याल है आप पे भी सख्ती बढ़ जाएगी। ये भी तो एक एलिमेंट है। बाय द वे, हमें भी तो नहीं आने दिया ना, तो लेकिन फिर भी आप बैठे हुए, इस तरह घर कोई फिर भी आप बैठे हुए, तो ये तो बहरहाल सोचना चाहिए दूसरों को हाँ। कि भाई आप उनको दरखास्तें दे रहे, वो नहीं दे रहे, तो आप घर बैठ जाते हैं। इस तरह तो नहीं होता। पॉलिटिकल मतलब आपने स्ट्रीट पावर शो की है। लेकिन वो तहरीक इंसाफ के थोड़े हालात भी मुख्तलिफ है ना, शायद इंतशार की एक जो लहर या उसकी जो फजा बरकरार है उसको अवॉइड करने के लिए शायद। देखें, ऑर्गेनाइज्ड पार्टियां जो हैं उनके वर्कर्स भी ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, और उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो एक्सरसाइज करे और किसी जगह नुकसान ना हो, जिस तरह हमारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यह है कि इस तरह तो नहीं होता कि आप दरख्वास्त देंगे और वो कहेंगे कि भाई आपको इजाज़त नहीं है और हम घर बैठ जाए। हमें भी तो कहा था, बल्कि ये मैंने बताया कि हमारे कंटेनर्स पड़े हुए थे, मेरे सामने लोगों ने 2-3 जगह पे वो हटा दिए, कोई क्लेश नहीं। अच्छा, बार बार हमारे हाफिज साहब कह रहे हैं कि भाई पुलिस के आम लोगों से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये बेचारे खुद सफ़र हो रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते में कोई रुकावट न खड़ी करें, हम अपना रास्ता खोलेंगे और हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे।
लेकिन ज़ाहिर मुज़ाहिमत और स्ट्रगल के अंदर आपको कोई चीज़ मिलेगी ना, इस तरह बैठे बैठे तो नहीं। हम आपके इस चैनल के ज़रिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। पाकिस्तान के अवाम से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपको ये हक़ लेना है तो आप घरों में न बैठे, आप आएँ, आप इस पूरे मूवमेंट का हिस्सा बने। पूरे मुल्क की कॉज है, पूरे मुल्क की कॉज है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आपके जो धरने इस वक्त जारी हैं वो किस किस शहर में, किस किस जगह पे जारी हैं? इस वक्त तो लियाकत बाग हैं और कल ही उन्होंने अनाउंस किया है कराची का। और कराची में जारी हो गया या अभी लोगों ने आना है? उनको डेट दी है, उनको एक तारीख दी है और उसके बाद जो है बाकी सूबों को दी है और फिर कहते हैं कि फिर हम शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दे दें। अच्छा, तो फिलहाल तो ये चल रहा है। ख़वातीन वैसे कल भी थी हमारी, वो तो आती हैं धरने में, लेकिन आज जो है उनका डिमांड ये था कि हम थाउजेंड्स की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में आना चाहती है, ये पूरा वेन्यू जो है ये हमें चाहिए कल। तो हमारे मेल और मर्द हजरात भी होंगे, लेकिन वो पूरा जो आपका पंडाल है वो आज आप देखेंगे कि वो ख़वातीन से भरा होगा। बिल्कुल। ये कितने बजे ख़वातीन का ये जलसा? ये शुरू होगा तकरीबन असर के बाद होगा और मगरिब के बाद तक चलेगा। ये मुल्कगीर है ये इधर, हाँ, ये लियाकत बाग वाला है। फिलहाल इधर पिंडी में, फिलहाल इधर है, फिलहाल इधर है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़े करीब रहते हैं जमात इस्लामी के अमीर के, खुद भी आप नायब अमीर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात को कबूल किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो फिर बात अगर तसादुम तक बढ़ी तो जमात इस्लामी फिर अगला कोई प्लान बनाए रखी है? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि हमें शौक़ नहीं है, कोई बातचीत पे यकीन रखते हैं। अगरचे हमारी मुज़ाकराती टीम के हवाले से कुछ कंसर्न्स थे, वो ये था कि भाई आप अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को रखें ना जो एक्सपर्ट्स हों, जो इस मिनिस्ट्री से मुतालिक हो। लेकिन चले, उन्होंने जो भी बता दिया हम बैठ गए उनके साथ। तो हमें तो उम्मीद ये है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो सीरियसनेस दिखाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम उठ जाएंगे यहाँ से, हम तो शौक़ तो नहीं। लेकिन अगर नहीं होगा तो बार बार हम कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के इस धरने को आप लाइट न लें। कल मेरी जमात ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया कि ठीक है, आप फार्म 47 के लोग हैं, जो भी हैं आप, अब आप हमारे ऊपर मुसल्लत है, लेकिन हमें आपको सीरियस लेना होगा। ये जमात इस्लामी है, ये ऑर्गेनाइज तंजीम है, हम उठने वाले नहीं हैं। हमने इस पूरे प्रेशर को, पूरे धरने को, पूरे मूवमेंट को मेंटेन रखना है, इसको बढ़ाना है आगे। लेकिन और ये है कि धरना साथ साथ चलेगा। ठीक हो, हमें आप जो है एंगेज करके इम्प्लीमेंटेशन तक वो साथ साथ जारी रहेगा। लेकिन बारिशें भी काफी ज्यादा हो रही है, अभी कल से तो कुछ ज्यादा ही बारिश शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए कोई इंतजाम किए या वो अभी भी बल्कि बारिश हो रही है? खबर आ रही है रावलपिंडी में शदीद बारिश। कल ऐसा हुआ कि कल बारिश हुई थी। हाँ, तो वो लोग अक्सर भाग भी जाते हैं। तो बारिश के बाद जो है कुछ लोगों का ये ख्याल था कि भाई लोग तो गायब हो गए। अब जो ही वो बारिश थम गई तो वो स्टेज भी बन गया, लोग भी आ गए। तो अच्छा। एक साथी था, किसी मीडिया से था या वैसे प्राइवेट कोई, उसने कहा जी मुझे तो बड़ी हैरत हुई, बल्कि मैंने तो कोई स्टेटमेंट दे दिया कि भाई लोग डिस्पर्स हो गए, कोई नहीं है। कहते स्टेज कहाँ से आ गया, लोग कहाँ से आ गए? हमारे ट्रेंड लोग हैं, मुनज़्ज़म लोग हैं, एक कमिटमेंट वाले लोग हैं। इसमें ऐसे बुजुर्ग हैं, अगर आप जाके देखेंगे कि वो बुजुर्ग हैं और उनके बुढ़ापे को, बीमारियों को देख के वो कहते हैं हम जवान, हमें मुजाहिमत चाहिए और मुजाहिमत पीसफुल। बार बार हम कह रहे हैं पीसफुल अपने मुल्क के लिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। जमात इस्लामी के जो मुतालिबात है वो अवाम के हक के लिए हैं, सो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए जो भी पॉलिसीज गलत है या हमारे लिए गलत साबित हो रही हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो अवाम की अगर कोई मफाद की बात करता है तो उसको जरूर सुनना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हैप्पी रेनी डे, हैप्पी रेनी मंडे। हाँ जी, हैप्पी रेनी मंडे। महकमे मौसमियात ने आज से बुध तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशकश कर दी है और मुल्क के बालाई हिस्सों में मानसून हवाओं की एंट्री हो चुकी। बहरा अरब से दाखिल होने वाली इन हवाओं को 29 जुलाई से वस्ती और जुनूबी हिस्सों तक फैलने का इम्कान है और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 31 जुलाई तक गरम कहने लगी, गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्टेड है। 29 और 30 जुलाई को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जी हाँ, महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट भी जारी किया और मूसलाधार बारिश से मुल्क के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा है, जबकि शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग और तुग़यानी का भी अंदेशा है। इसी हवाले से गुजरात के हालात भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ चुका है और तूफ़ानी सूरत हाल है गुजरात में। गुजरात से हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, बताइएगा गुजरात के हालात
इस तरह के क्यों हैं? क्योंकि कहा जाता है पंजाब को एक रोल मॉडल सूबे के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब सिर्फ लाहौर तक ही महदूद होता है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि जो है वो जैसे जैसे साबका द्वार में भी जो है वो लाहौर को जो है वो ही पंजाब का हिस्सा समझा जाता है या जिला समझा जाता है, जबकि गुजरात हो और पंजाब के दीगर जिला हो उनको जो है वो पंजाब का हिस्सा नहीं समझा जाता। जब यहाँ कल 1 घंटा बारिश हुई तो उस बारिश के बाद जो यहाँ की सूरत हाल है वो अभी 15 घंटे गुजरने के बाद भी स्टिल उसी तरह की सूरत हाल है। और पानी की जो आपको बात बताऊं तो रोड जो है वो इसी तरह है कि जैसे किसी नहर या दरिया का जो है वो मंजर पेश कर रहे हैं। अगर गली मोहल्लों की बात करूं तो गली मोहल्लों में भी इसी तरह जो है वो पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और उनके घरों में 4-4 फुट और 5-5 फुट तक जो है वो पानी जो है वो जमा है और लोगों का कीमती सामान जो है वो जाया हो चुका है। और यहाँ पे अगर कॉर्पोरेशन की बात करूं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो कल जो है इतवार होने की वजह से वो तो गायब था और चंद लोग ही हमें रोड पर नजर आए। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मलिक इब्रार वो जो है गुजरात की आवाम के लिए जो काम करके मेरा ख्याल है उनको कोई खुशी नहीं होती, जिसकी वजह से वो गुजरात की आवाम को इस दलदल में छोड़कर जो है वो खुद भी गायब है। और आपको यह बताता चलूं कि ये सीओ मलिक इब्रार के खिलाफ इतनी जो है एप्लीकेशन और कंप्लेन होने के बावजूद जो है इसको चेंज नहीं किया जा रहा, तब्दील नहीं किया जा रहा, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। और अगर हमारे जो नुमाइंदे हैं सियासी नुमाइंदे अगर उनकी बात की जाए तो उनका जो बयानात हैं अखबारात और टीवी तक महदूद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आमिर। है वो बड़ा जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया हमें गुजरात से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। वैसे जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, बारिश की अशद ज़रूरत क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ ही ये बुरी खबरें भी हमारे सामने आती हैं क्योंकि इंतजामात भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी रावलपिंडी भी लिए चलते हैं आपको। अदील अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा रावलपिंडी के मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है और खुदा न खास्ता कोई अनहोना वाक़या या पानी की नकासी आपके हवाले से भी क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात है? जी बिल्कुल जी, रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए तो मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी मानसून की बारिश का आगाज वक्फे वक्फे से देखा जा रहा है। रात के वक्त शदीद बारिशें होती हैं। अभी सुबह का आगाज होते साथ ही रावलपिंडी शहर में भी गरज चमक के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में अगर बात की जाए तो अनंतपुरा है, ग्वाल मंडी का है, न्यू कटारिया का मकाम है और मरीर चौक के जो अंदरून के साथ साथ आरिया मोहल्ला है, ये वो रावलपिंडी के कदीम इलाके हैं जहाँ पर साथ साथ नाला लई गुजरती है। और ये जो इलाके हैं जब बारिश शिदत इख्तियार करती है तो दरियाब आते हैं जहाँ पर नकासियाब का जो सिलसिला है वो ज्यादा देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वासा की इंतजामिया के जिम्मे ये काम है कि गलियों में अगर पानी जमा हो जाए घरों में तो फिर लोगों को तकलीफ होती है, तो फौरी तौर पर वो भी अमला जो है हमें मुतहरिक दिखाई देता है और अपना काम करता है। अच्छा अदील, हमने देखा था कि नाला लई में जो सिस्टम लगा हुआ था जो ये बताता था कि सैलाब आ रहा है, उसकी पेशगी इतला देता था, वो भी चोरी हो गया। तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? अब कौन सा आला है या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं इस सब को मॉनिटर करने के लिए? जी बिल्कुल जी, कुछ रोज पहले इस तरह का वाकया पेश आया था लेकिन अभी तक उनके जो मुल्जमान है गिरफ्तार नहीं हो सके। अलबत्ता यहाँ पर दोबारा 2-3 रोज पहले ये सिस्टम दोबारा से नस्ब किया गया है। अभी तक ये इतलात नहीं है कि जो जापान से डिवाइस पहले लगाई गई थी ये वही है, क्योंकि ये बहुत पहले का सिस्टम नस्ब किया गया था। अलबत्ता बारिश के खतरात के मुलेका जितने भी जो पेशगोई होती है उससे हमें अलबत्ता जो अमकनात जाहिर करने के लिए ये बताया जा सकता है कि सबके लिए कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और जो आने वाले खतरात होते हैं कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो इसके खदशे में आ सकते हैं, ये अभी तक डिवाइस ऐसी नस्ब की गई है। ठीक हो गया। और अदील ये भी बताइएगा कि रावलपिंडी में इस वक्त जो अंदरून रावलपिंडी का इलाका है उसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल होती है। स्पेशली अगर मैं सादकाबाद की बात करूँ, कुड़ी रोड के इलाके की बात करूँ, एग्जैक्टली और लोगों के घरों में पानी जाता है। तो उस हवाले से अभी तक सूरत हाल उसी तरह की है या कुछ चेंजेस हुई है रावलपिंडी में?
जी बिल्कुल जी, इस बार तो जैसे ही मानसून की पिछले साल भी हमने देखा कि जब भी बारिशों का आगाज होता है तो उससे कुछ ही महीनों पहले वासा जो होता है वो काफी मुतहरिक हो जाता है। आसपास क्योंकि काफी जो आबादी के साथ साथ नाला गुजर होता है, वहां पर सफाई का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और काफी सूरत हम देखते हैं कि लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार कुछ हद तक इस तरह की इतलात आती है कुछ इलाकों से, लेकिन वासा वहां पर फौरी मुतहरिक हो जाता है। उनकी जो गलियों में पानी जमा हो जाता है, घरों में सकिंग मशीन के जरिए वो निकाला जाता है और इस तरह की बहुत कम जो शिकायतें मसूल हो रही हैं। अदील, देखिए आपने बात की कचरे की ना, तो कचरे का अक्सर ये होता है कि वो हम लोग देखते हैं खास तौर पे अगर कोई नाला वगैरह है, कोई दरिया कहीं पे बह रहा है और हमारी आवाम वहां पे जाके बड़े शौक से कचरा फेंकते हैं और फिर वो पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर जब बारिश आती है तो मसाइल भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी क्योंकि पेश के इतलात मौसूल हो चुकी थी कि ये नया स्पेल आने लगा है, मानसून का मौसम चल रहा है, अगस्त में वैसे भी बारिशें होती हैं या जुलाई में, तो अभी फिर हुकूमत ने इससे पहले कुछ किया था कचरे वगैरह के हवाले से? जी बिल्कुल जी, अगर रावलपिंडी की जो सबसे पुरानी नाला लई है, इसके आसपास हम देखते हैं कि पहले ये बहुत ज्यादा तंग हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको काफी ज्यादा खुला किया गया और जो कचरा है इसकी काफी ज्यादा तादाद से अंदर से बाहर निकाल के मुख्तलिफ मशीनरी के जरिए साइड पे लगाया गया है। लेकिन अभी भी कचरा जो है आसपास हमें दोनों तरफ से नजर आ रहा है। बात उधर ही आ जाती है कि दोबारा ये कचरा जब बारिशें होती हैं तो ये नाला लई में दाखिल हो जाता है। वासा अपनी तरफ से तो काम करता है, लेकिन सही तरीके से कुछ अदारे जो हैं, जो इंतजामिया है, वो अभी भी काम नहीं करती हुई दिखाई दे रही। अच्छा अदील, क्योंकि आपने हमें वीडियो लिंक में ज्वाइन करना था और वो आप ज्वाइन नहीं कर सके बारिश के बायस, और किस तरह की सूरत हाल है? मतलब कि सूरत हाल तशवीशनाक है इस वक्त भी, या फिर अलर्ट अभी सिर्फ जारी किया गया रावलपिंडी में? देखें जी, अभी तक तो अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया क्योंकि बारिश का सिलसिला मतलब सुबह ही शुरू हुआ है। तो अब से कुछ ही देर बाद जब बारिश रुकेगी या ऐसा तमाम इलाकों से पानी आना शुरू होगा नाला लई में, तो पता होगा कि कितनी मिलीमीटर बारिश। मतलब अभी तक अथॉरिटीज नहीं जागी अदील, आपका कहना ये है कि जब पानी आएगा तो उसके बाद वो जागेंगी? बारिश हो रही है हसनैन, वो सो रहे हैं। अदील ऐसे ही है कि अभी तक अथॉरिटीज जागी नहीं है, जब पानी ज्यादा आएगा फिर जागेंगे? जी बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे जो इदारे होते हैं वो रात को विजिट करते हैं नाला लई में जब बारिश रुक जाती है या उसके फौरन बाद आना शुरू हो जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक अब अगर देखी बात की जाए तो रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं, 2 गाड़ियां हमें दिखाई दे रही हैं जो आसपास खड़ी हुई हैं और वो पानी की। जी जी चलें, शुक्र है दिल, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए रावलपिंडी की सूरत हाल से। और आज तो वैसे मुझे लगता है कि बनता है कि थोड़ी बहुत जरा बारिश है तो अच्छी नींद आती है। निम्रा बिल्कुल ऐसे ही कह रही है। और मैं आपको मुजफ्फराबाद की भी बताऊं कि वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल है। हाँ। और लैंडस्लाइड आई है दुलाई और दोमेल के दरमियान, जिसकी वजह से मुजफ्फराबाद जाने वाले तमाम तर रास्ते बंद हैं और वहाँ पे जो सिग्नल की सूरत हाल है वो भी ज़्यादा ख़राब है। और जो शहरी वहाँ पे जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब, क्योंकि मुजफ्फराबाद से रास्ता जाता है, शादा का जाता है, लीपा वैली आपने जाना है, केल जाना है, अड़न केल जाना है, आप बिल्कुल भी वो रास्ता इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि मुजफ्फराबाद की जो शाहरा है वो बंद है। निम्रा, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू शो। और अब हम बात करेंगे 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे जोरों शोर से एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें नौजवान को पुलिस में भर्ती होने से पहले ही मुल्क भर में मकबूल कर दिया। एक वीडियो ज़ेर गर्दिश है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ लगाकर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले नौजवान को लोगों ने खूब दाद दी, जबकि दूसरी जानिब इस बात पर भी बहस हो रही है कि वसाइल ना होने की वजह से नौजवान शूज़ की बजाय टूटी हुई चप्पल पहनकर दौड़ रहा है। बिल्कुल जी, और इस दौड़ में शामिल होने के लिए वो आए और कामयाबी भी समेट ली। मजे की बात यह है DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान मुज्तबा अहमद इनका नाम है, उनको अपने दफ्तर बुलाया और हौसला अफजाई की, उनको अप्रिशिएट किया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है मुज्तबा, उनसे जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम मुज्तबा, कैसे हैं आप? कैसी रही दौड़? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही। चप्पल में अच्छी है ज्यादा शूज में? जी चप्पल में भी ठीक थी, शूज में भी अच्छी है। आपने तो एक नए किस्म का रिकॉर्ड कायम कर दिया, मतलब चप्पल में दौड़ लगाना। क्या हो गया मेरी ज़ायद कैंडिडेट्स थे ना? जी जी 700 थे। 700 लोगों में से आप नंबर 1 आए। गुड, दैट्स वेरी गुड। मतलब अच्छा, इनकी चप्पल के हवाले से भी ना मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि फटी चप्पल है। ये फटी चप्पल नहीं है, ये बेसिकली जब आप कोटली सतिया में, मरी में, कश्मीर में जाएं तो इस तरह की जो चप्पल है ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब थोड़ा सा वो कप्तान चप्पल भी आ गया। ऐसे ही है ना मुश्तबा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब चप्पल तो सारी ठीक ठाक सी ना? जी जी न्यू थी। अच्छा, मैंने 2 बार पहले पहनी थी, न्यू चप्पल थी। अच्छा, और अब ये बताएं कि अभी आप पुलिस में भर्ती तो हुए नहीं जिस तरह निम्रा ने बताया, लेकिन आप पहले ही पॉपुलर हो चुके हैं। अब उनको तो आपको भर्ती करके तो एक सेलिब्रिटी को वो भर्ती करेंगे। जी जी
अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं डीआईजी साहब के पास गया था, मिला हूँ उनसे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह भरपूर आपका काम पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे ही चप्पल में दौड़ लगाने का ख्याल कैसे है? क्योंकि जैसे ही हम लोग बल्कि इवन दौड़ ना भी, हाँ, बंदा बंद थन के जाता है या फिर हमारे जहन में एकदम ख्याल आता है दौड़ने का, तो शूज पहले आपके जहन में आते हैं। जी, मेरा एक दोस्त है मोहसिन, वो भी मेरे साथ था, तो हम पिंडी में गए थे, तो गर्मी थी बहुत, इसकी वजह से मैंने शूज़ नहीं पहने। अच्छा। तो उसके पास शूज़ थे, मुझे कह रहा था कि अगर शूज़ पहन लें तो अच्छा है, इसमें दौड़ लगाते हैं तो अच्छी होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने शूज़ नहीं, मैंने अपने चप्पल में ही दौड़ लगानी है और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। आपने तो धूम मचा दी पूरे पाकिस्तान में। थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से भी बताइएगा, क्या कुछ आपने किया है और ये पुलिस में भर्ती होने का कब आपके जहन में आया कि मैंने पुलिस में अब जाना है? जी, मैं अपने घर में था, तो मेरा एक कज़न है शानी, राजा शानी, तो वो मेरे घर में आया, तो मुझे इतना इल्म नहीं था, तो उसने मुझे बोला है कि पुलिस में भर्तियाँ आई हुई हैं, तो आप इधर अप्लाई करें। तो फिर मेरे साथ मोहसिन लड़का था, वो मुझे साथ ले गया। मुझे जाने का शौक़ नहीं था, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया कि जाना ही जाना है, तो इस वजह से मैं गया हूँ। तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दे दी है। क्या खुश हो? बात। जी खुश हूँ, आप बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये बताएं कि 25 जुलाई को जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने ये दौड़ लगाई जो कि इस वक्त स्क्रीन पर सबको नज़र आ रही है, आज 29 जुलाई है, इन 4 दिनों में आप सेलिब्रिटी बन गए। पहले ज़िंदगी कैसी थी, अब ज़िंदगी कैसी है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, अब तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अब तो जिस जगह मैं जाता हूँ तो ऐसी कोई मेरी पहचान बन गई है कि जहाँ पर जाता हूँ लड़के इतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो हर जगह पर इतनी पहचान हो गई है कि जहाँ पर मैं जाता हूँ लड़के आ जाते हैं, जी एक पिक्चर बनानी है, कभी किधर कभी किधर। तो जो साथ मेरे दोस्त हैं वो मेरे से बहुत तंग है, कहते हैं यार हमें किधर तुमने फंसा दिया है। जहाँ पर जाते हैं लोग ज़बरदस्ती पकड़ जाते हैं, रश में फंस जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और अभी आपने जिस तरह निम्रा ने जिक्र किया कि आप डीआईजी साहब से मिले, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, अभी एक और मुलाकात भी है आपकी? जी, अभी एक और मुलाकात भी है डीआईजी साहब के साथ, तो वो अभी टाइम लिया हुआ है, तो उस वक्त जाएंगे हम। वो वापस मिलके क्या करना है, क्या आज ही आपको पक्का कर देंगे? जी, उन्होंने कहा तो हम तो आपका पक्का ही है, तो आगे देखें क्या होता है फिर। चलें ठीक है, तो अगर इंशाल्लाह भर्ती हो जाते हैं पुलिस में, तो क्या सोचा है फ्यूचर के लिए कि क्या करेंगे इस्लामाबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी, मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और मेरा ये बहुत अच्छा ख्याल है कि अगर मैं भर्ती हो गया तो अपने इलाके के जितने भी मेरे नौजवान हैं मैंने उन सब को भी भर्ती कराना है। अच्छा, ये मेरा सबसे बड़ा ख्याल है। पहले से ही आपने सोच लिया? मतलब जी, मैंने पहले से ही सोच लिया है। यहाँ जिस लेवल तक मैं गया हूँ और मेरी ये भी सोच है कि मैं अपने दोस्तों को इस लेवल तक लेके जाऊँ। वो भी चप्पलों में या उनको जॉगर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे? कि वो उनकी अपनी मर्जी है, जॉगर्स पहनकर भागे या चप्पल पहनकर भागे, लेकिन जब ये मेरी इतनी मशहूरी हो गई है तो मेरे ख्याल में अब लोग चप्पल ही पहनकर भागेंगे अपने आप को मशहूर करने के लिए। अच्छा, वैसे मशहूरी काफी नहीं होती, काम भी करना पड़ता है, तो आप काम करेंगे इंशाल्लाह तो आप ज्यादा अच्छे अंदाज में मशहूर हो जाएंगे। तो फिर आपके दोस्त भी अगर काम करते हैं तो जरूर वो डिजर्व करते होंगे। अच्छा मुश्तबा, आपके हवाले से ना ये भी है कि आप, कोई लोग कहते हैं आप विहाड़ी से हैं, कोई लोग कहते हैं आप मानसेरा से हैं, कोई तो कहाँ से आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे जहाँ तक सोर्सेज बता रहे हैं आपको कैसे आपका ताल्लुक है, जरा वो भी बता दें आवाम को कि आप किस इलाके से हैं। जी, मेरा इलाका तहसील हमारी कोटली सतिया है, जिला रावलपिंडी है और गाँव हमारा बग्गा है। अच्छा, और मेरा बग्गे गाँव से ताल्लुक है। जी, मतलब फलक शेर लोगों को आप जानने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं किधर का है, कुछ कह रहे हैं पेशावर का, कुहाट का, लेकिन असल में जो हमारा इलाका है गाँव बग्गा है और तहसील कोटली सतिया है। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है मुश्तबा की, और वैसे हमारे जैसे मतलब अब ये हमारे यहाँ एक मिसाल है, और जब लोग भर्ती हो जाते हैं तो हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी इदारा हो वहाँ पे लोग परफॉर्म करें, मेरिट पे सबसे पहले भर्तियां हों, फिर उसके बाद लोग आके जब अच्छे तरीके से काम करें तो उनको हम अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में याद करें। और अल्लाह करे कि ये भर्ती हूँ जिस तरह इनकी ख्वाहिश है कि इनके तमाम तर नौजवानों को, बगे के नौजवानों को, कुर्लिसतियाँ के नौजवानों को ये पुलिस में भर्ती करवाना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह इन्होंने चप्पल में पहले नंबर पे आए थे, ये उनको जॉगर्स प्रोवाइड करेंगे और वो जॉगर्स में पहन के भी पहले नंबर पे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप तो हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी बारिश का मौसम है और जैसे ही इस्लामाबाद में खासतौर पे बारिश का मौसम आता है, मागला हिल्स की तरफ हम सब इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो भागते हैं और कोशिश होती है कि हाइकिंग का मजा लिया जाए। आप हसन हाइकिंग करते हैं? बहुत ज्यादा। और हाइकिंग में ट्रेल 5 एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी। ट्रेल 5 पे खास तौर पे सब जाते हैं तो वो बड़ा खूबसूरत है और थोड़ा सा कंपैरेटिवली ट्रेल 3 वगैरह से थोड़ा आसान है, इसलिए ज्यादातर लोग ट्रेल 5 पे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक मसला बहुत होता है, गेस व्हाट?
वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो अपनी चीज़ें साथ लेके जाते हैं, Exactly, बटन लेके जाते हैं, कुछ इस तरह की खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, कचरा वहाँ पे आपको कचरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जी मागले अवेयरनेस मैन से। मंसूर शेरवानी इनका नाम है, जो गुज़िश्ता 3 साल से इस्लामाबाद की मागला हिल्स में आने वालों को यहाँ कूड़ा फैलाने या फिर सिगरेट पीने, क्योंकि अक्सर हमने अभी बल्कि रिपोर्ट भी किया था, सिगरेट पीने की वजह से, ये मुतादिद रीजंस की वजह से बड़े पैमाने पर आग लग जाती है। ये फिर सिगरेट पीने या फिर शोर मचाने और प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो साथ लेकर जाते हैं, कचरा मचाने वगैरह से रोकते हैं। और वो ये सब कुछ सिर्फ लोगों को आगाही, उनको अवेयरनेस फराहम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर करते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है। और मंसूर शेरवानी नामी ये नौजवान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ बतौर रज़ाकार काम करते हैं, जिन्हें उनकी खिदमत पर सराहा गया और अवेयरनेस मैन का ये टाइटल भी दिया गया। जी हाँ, इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है मंसूर शेरवानी। मंसूर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा निम्रा ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि आप क्या करते हैं, लेकिन ये बताइए कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने इस जो आपकी हॉबी कह लें या आपका शौक़ कह लें, इसको आपने अब फुल टाइम जॉब भी बना लिया, तो ये आइडिया कहाँ से आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारी जो अवेयरनेस आगे फैलाने का मौका दिया। सर, मैं 3 साल पहले जब वहाँ जाता था, मैं देखता था लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, लोग लिटरिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी एज अ मोअज़्ज़ शहरी। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मुझे तल्ख रवैयों का भी काफ़ी सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों ने सराहाया भी बहुत। देखिए, आप एक हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, अगर हम किसी को रोक लेंगे ना, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं, ओए मैंने रोक लिया। हमारे अंदर से आवाज़ आती है। तो हमने इस एटीट्यूड को चेंज करना है। तो मैं लगा रहा और मैं लोगों को रोकता रहा। तल्ख रवैयों के बावजूद भी मैंने अपने काम पे लगा रहा। मैंने कचरा उठाना शुरू कर दिया। एक फैमिली मुझे कहती, देखो यहाँ कचरा उठाने वाला जा रहा है, कैसे कैसे इस्लामाबाद में कचरा उठाने वाले हैं। मेरे दिल को तकलीफ हुई, लेकिन मैं फिर भी उनके पास गया, मैंने उनकी अवेयरनेस की, उनके साथ गपशप की। आज वो फैमिली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो मेरे साथ मिलके काम करती है और कचरा भी उठाती है मेरे साथ। वेरी गुड। लेकिन इस्लामाबाद में, क्योंकि वैसे तो ये हमारा दारुल हुकूमत है, बहुत सारे इदारे मौजूद है जिनकी ये जिम्मेदारी है, CDA जैसे इदारे मौजूद हैं, उनके होते हुए आपको क्यों महसूस हुआ कि आपको ये काम करना चाहिए? आप क्या हमारी तरह, बल्कि आम शहरी की तरह ये समझते हैं कि वो इदारे उस तरह परफॉर्म नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए? देखिए, ये जो मागला नेशनल पार्क है, इसका रियल कस्टोडियन है IWMB, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। ये बोर्ड 15-16 में बना था, क्योंकि इनके पास स्टाफ की भी कमी है और बजट की भी कमी है, तो इन्हें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा और मैंने इनके साथ एज अ वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया। और मैं, देखें, कल जो संडे गुजरा है, मैं इसमें 13 घंटे वहाँ खड़ा रहा हूँ। 13 घंटे का मतलब है 5 बजे मैं घर से निकला, 6 बजे ट्रेल पे पहुंचा, चश्मे तक मैंने हाइक की, क्लीन अप ड्राइव 5 की बात कर रहे हैं जी, ट्रेल 5 की बात कर रहा हूँ। मैंने क्लीन अप ड्राइव की और वापस आके मैं शाम को 7 बजे तक खड़ा रहा हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ ना, मैं एक चीज कहता हूँ, मुझसे कोई बच नहीं सकता। क्यों? वो ये है कि कोई अवेयरनेस के बगैर जा नहीं सकता, मुझसे बचे बगैर। अक्सर ये होता है कि मैंने 10 लोग इधर रोके, 10 लोग इधर रोके। देखिए, ये मेरे अंदर एक जोश और जज्बा है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मकसद ये है कि मैं एक दिन नहीं रहूंगा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को पता हो, अवेयरनेस हो कि ये एक नेशनल पार्क है। एक साहब मुझे यहाँ मिले, कहते यार मैं 20 साल से इधर आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है, और आप जैसा बंदा खड़ा हो कि मुझे समझा रहा है कि ये मैं वाकई पाकिस्तान में हूँ। मैं कहा सर, आप पाकिस्तान में है और देखिए मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ खड़ा रहूँगा। तो लोग बड़ा सराहते हैं और मेरे साथ मिल के काम करते हैं। अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, सर ये बैग लें, ये ग्लव्स लें, आप बॉटल्स या रैपर उठा के लेके आएँ। तो लोग करते हैं, लोग जाते हैं, वापस आके मुझे दिखाते हैं, फिर मेरे साथ पिक्चर बनवाते हैं, कहते हैं आप शेयर करना, हम भी आगे शेयर करेंगे ताकि हमारा मैसेज फैले। मकसद ये है कि इसको बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा मंसूर, 2013 से मैं भी ट्रेल कर रहा हूँ जी। और बहुत सारे हादसा भी पेश आते हैं, उस हवाले से बताइएगा। लेकिन मैंने देखा है कि शायद ये आप ही थे कि आपकी वजह से अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी वहाँ पे आते हैं एज ए वॉलंटियर। वो ट्रेल 5 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 2 पे भी जाते हैं, और वो स्टार्ट से लेके एंड तक वो कभी कभार ज़रूर आते हैं 1 महीने में। क्या उसमें भी आपका कोई रोल है? और फिर हादसा की हमें बताइएगा कि हादसा वहाँ पे कौन कौन से होते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, दूसरे शहरों से यूनिवर्सिटी के जो तालबात आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं उनको लेके जाता हूँ। स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको लेके जाता हूँ। अभी 4-5 महीने पहले 1000 ब्लाइंड बच्चे आए थे। उनके साथ घर से कोई ना कोई बहन भाई या कोई ऐसा आया था। वो मेरी सबसे बेहतरीन वॉक थी, हाइक थी, अवेयरनेस हाइक। इसलिए कि जो ब्लाइंड लोग थे, उन्होंने कहा जी हमें कोई ऐसे लेके नहीं आता, ना हमारे साथ कोई आता है ना जाता है। वो इतना खुश हुए, वो इतने उन्होंने मुझे दुआएं दी। और एक दफ़ा 120 वो लोग आए थे जो सुन और बोल नहीं सकते थे। तो उनको मैं जब लेके गया ना, उनमें एक बच्ची थी किसी की, वो बोल सकती थी और सुन भी सकती थी। तो मैं उसको समझाता, तो वो अपने सारे 120 लोगों को साइन लैंग्वेज में बताती। यकीन करें, वो लोग इतने खुश हुए, वो मेरे हाथ चूम रहे थे वापसी। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी हमें कोई ना लेके आता है ना बताता है,
क्योंकि मुझे मैसेज आया कि यार हम पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होंगे, जितने भी हमारे लोग हैं, और हम आपके साथ जाएंगे, सिर्फ आपके साथ हम हाइक करेंगे। क्योंकि देखिए मैं लोगों में घुल मिल जाता हूँ, ठीक है, जैसा होगा, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बड़ों के साथ बड़ा, उनके मुताबिक आपको उनसे डील करना पड़ता है। तो लोग वो बहुत खुश है। तो मेरी ये ब्लाइंड वाली और जो बोल सुन नहीं सकते, मेरी दुनिया की बेहतरीन हाइक है और अवेयरनेस है, जिसका मुझे बहुत मजा आया और बहुत उन लोगों ने मुझे दुआएं भी दी। सही हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद का सरमाया है हमारा, ये बहुत कीमती एसेट है मार्गला हिल्स, जो कि बहुत सारे मसाइल भी यहाँ पे होते रहते हैं। अब आग लग जाना, जैसे किसी की लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से, दीगर फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एज अ नेशन या इवन इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्गला हिल्स की सेफ्टी के लिए? देखिए, जब आप हाइकिंग करने आते हैं तो बोर्ड पे सब चीजें लिखी हुई हैं। तो वो एक साहब को मैंने जब चीजें बताई ना, कहते हैं ओए किधर लिखी है, मुझे बता। बहुत गुस्से में आ गए। मैं कहा सर मेरे साथ है, मैं बाहर लेके गया, मैं कहा सर ये सारे बोर्ड पढ़ लें, सिगरेट पीने पे 1 लाख रुपए जुर्माना है, ये नहीं जा सकते। देखते मैं पहले क्यों नहीं देखा, ये अब लगी है बोर्ड। मैंने कहा सर ये बोर्ड शुरू से लगे हुए, हमने देखे नहीं, कभी ख्याल नहीं हमने करते। देखे नहीं। देखिए यहाँ पे सिगरेट का बहुत बड़ा इशू है, 1 लाख रुपए जुर्माना है सिगरेट पीने पे। देखिए सिगरेट अगर आप माचिस लोग जलाते फेंक दे उससे भी आग लग जाती है, सिगरेट फेंक दे उससे भी आग लग जाती है। तो इसलिए हम मना करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बारबेक्यू करें या खाना पकाएं। कल ना एक फैमिली वहां पे आ गई, तो बर्तन और भांडे लेके, तो मैं खड़ा था ट्रेन पे, मैं दूर से देख लिया, मैं कहा लो जी अभी से बड़ी बहस करनी पड़ेगी। खैर वो आए, पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो कहते हैं जी हमने मौसम बड़ा अच्छा, बारबेक्यू करना है। मैं कहा सर बारबेक्यू तो अलाउ नहीं है। क्यों यार, ये जंगल है। तो मैं कहा सर बेशक जंगल है, लेकिन ये नेशनल पार्क है, आग लग सकती है। आग लग सकती है। नेशनल पार्क में रूल्स होते हैं, हमने एट एनी कॉस्ट उनको फॉलो करना है। तो उनको समझ आ गई। तो मैं कहा सर आप रावल लेक चले जाएं, वहाँ अंगीठियाँ बनी हुई हैं, या दूसरे किसी पार्क में चले जाएं, नेशनल पार्क में ना आए। ये जो गोश्त है इसकी खुशबू से यहाँ पे लेपर्ड भी होता है, वो अगर आ गया आपके पास तो वो, और दूसरे जानवर आ गए, फिर मंकी हमला कर देते। तो खैर उनको मैं लॉजिकली बात समझाई तो वो चले गए। तो कहते हैं यार आपने अच्छा किया बता दिया, अगर हम चले जाते, आप यहाँ पे ना होते, अंदर जाके बारबेक्यू करते, बंदर हमला कर देते या लेपर्ड आ जाता, तो हमें काफी मसला होता। तो ये देखें, ये करना मना। एक आम शहरी है, मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर आपका फर्ज है कि आप रूल्स को देखें और उनको फॉलो करें, क्योंकि ये हमने इसको बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। सो ट्रू मंसूर। और हम अक्सर सुनते हैं, क्योंकि मैं भी जाता हूँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है, कि ट्रेल 3 और 5 की अगर बात की जाए, वहाँ पे शेर भी है, चीते भी हैं, जंगली हैवानात बहुत सारे हैं। एक तो हमें बताइएगा कि ये हैं या नहीं, और दूसरा एक और आजकल पुलिस नज़र आती है आपको जो कि बाइक्स का यूजेज करती है, वो किस लिए है? क्या वो भी आपके साथ ही आपको मतलब माहौलियात की वजह से है, या फिर चीते और शेर और इन खतरात को कम करने के लिए? तो सबसे पहले मैं बताऊं, यहाँ पे शेर नहीं है और चीता भी नहीं है, यहाँ पे लेपर्ड है। अच्छा, लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड, इसको उर्दू में तेंदुआ कहते हैं। वो यहाँ पे 8+ है। कितने? 8+ है। मार्गला हिल्स में रहते हैं। देखिए मार्गला हिल्स उसका घर है। जो ट्रेल 6 है वो यानी गवर्नमेंट ने लेपर्ड प्रिजर्व जोन उसको करार दे दिया, वहाँ पे लेपर्ड रह रहे हैं, लेकिन वो सारे में फिरता है। देखिए जो लेपर्ड है ये नॉकटर्नल एनिमल है, ये शाम को एक्टिव होता है अंधेरा होने के बाद, और सुबह फजर तक एक्टिव रहता है, और दिन में सुस्त रहता है या सोता रहता है। तो ये वो एक तो ये शाई एनिमल है, ये कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। देखिए अब तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि ये कहीं शहरी आबादी में आया, क्योंकि हम उसके अंदर घुसते हैं, इंसान उसके टेरिटरी में जा रहा है, वो इंसानों में नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ठीक बात की आपने। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 38 मैमल्स हैं, 32 यहाँ पे रेप्टाइल्स हैं, 9 एम्फीबियंस हैं, और 350 यहाँ पे बर्ड स्पीशीज हैं, और 650 तरह के यहाँ पे पौधे, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ ये हैं। तो ये आप कह सकते हो खतरनाक जानवर यहाँ पे है नहीं। तो बस लोग जाएं अपने ट्रेल एंजॉय। लेकिन आपकी बातों से मुझे पता ये चल रहा है कि निमरा आइंदा अगर हमने ट्रेल पे जाना है तो मंसूर साहब ने बता दिया कि आपने अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि तेंदुआ वहां पे एक्टिव हो जाएगा उसके बाद। बिल्कुल। मैंने एक कैंपेन की थी नवंबर में 15 दिन की, मैं डेली बेसिस पे 15 दिन लगातार गया था, वो लोगों को समझाने के लिए कि सर आप अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। अब लोग क्यों आ जाए अंधेरा होने से पहले वापस? आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? अच्छा, कभी ये निमरा वाली बात भी किसी ने की? आप कौन हैं? आप कौन हैं हमें समझाने वाले? ये पाकिस्तान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो मैं भी ऑब्वियसली भी बिल्कुल ऐसे। एक साहब ने कहा जी, हमें प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते रहते हैं। एक साहब ने कहा जी क्या ये आपके फादर का जंगल है? उन्होंने पंजाबी में कहा था, तो मुझे बुरी लगी कि मैं जाके उनको जफ्फी डाल। मैं कहा सर आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, तो अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे कौन देंगे? तो वो हंस पड़े। अच्छा एक चीज़ और है, हम ना जो डिस्पोजेबल बोतल है उससे मना करते हैं। तो एक साहब को मैंने कहा सर आप ना ऐसी बोतल ले लें रीयूजेबल। तो वो कहते ओए तू अपना बिजनेस कर रहा। और मैंने कहा सर जी ये ले, इसको छोड़ें।
आप इस तरह के कहीं से भी मार्केट से जाके ले लें। यानी कि लोग आगे से ऐसे ऐसे लॉजिक बताते हैं लेकिन जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हो गया हूँ कि आखिर में लोग कहते हैं यार तू बड़ा तेज है, तू ने कोई बात ना ऐसी नहीं है, तू फौरन जवाब देता है, फौरन आगे से। मैं गुस्से में नहीं आते, गुस्से में नहीं आते सर, ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर मैं गुस्से में आऊँ ना, लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी की जो मैं यहाँ ऑनलाइन तो फिर डेली बेसिस पे मार्गला हिल्स पे झगड़े की कहानियां रिपोर्ट हो रही हैं, झगड़े की कहानियां हो जाए, तो मैं बस पोलाइटली लगा रहता हूँ, हर किसी से स्माइलिंग फेस से मिलता हूँ। आखिर जो भी गुस्सा करे उसका फायदा ये होता है कि देखिए हमारा जो मैसेज है ना लोगों के दिल पे असर करता है। देखिए नो स्मोकिंग, अब मैं यहाँ पे सिगरेट लगा लूं और आप मुझे कहें कि भाई ये नो स्मोकिंग जोन है, तो आपकी बात सही है। अगर मैं फिर भी सिगरेट पीऊंगा तो फिर तो मेरी गलती है ना। तो नो स्मोकिंग जोन है, कहता हूँ नो मंकी फीडिंग, नो लिटरिंग, तो ये हमारे बड़े मैसेजेस हैं इसके अलावा। अच्छा, वैसे नो मंकी फीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? मतलब उनको तो खिलाना पिलाना इज राइट, नो मैं लॉजिक समझना चाह रही हूँ इसकी। जी देखिए, अल्लाह ताला ने बंदर पैदा किए हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में खाने पीने की हर चीज रखी है। ठीक है, आप मंकी फीडिंग करेंगे वो लेजी हो जाएगा, वो रोड के वहाँ पे हमला भी करेगा। जी हमला भी करेगा, रोड के किनारे आके बैठ जाएगा और लोगों से चीजें छीनेगा। ओके, गॉट इट। आए दिन इतलात आती हैं कि जी हमारे घर में बंदर आ गया। अभी 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी है G6 में कि जी 2 बंदर फिर रहे हैं और उनके मोहल्ले में, और लोगों से चीजें छीन रहे हैं, बच्चों से आने जाने वालों से, क्योंकि वो इतना आदी हो गया है कि वो अब आके यानी देसी चीज नहीं खा सकता, चीज नहीं खा सकता कि वो उसके लिए जो अल्लाह ने निजाम बनाया वो उससे गाफिल हो जाता है और उल्टा फिर हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मैं इधर दामने को रोड पे अवेयरनेस कर रहा था मंकी फीड, नो मंकी फीडिंग के हवाले से, तो एक साहब आए हॉटपॉट लेके, तो सर ये क्या, उसके अंदर कहते देसी घी दे पराठे ने, असली देसी घी हो। मैं कहा सर अल्लाह के वास्ते ये मुझे दे दे, हमें ऐसा देसी घी खाने को नहीं मिलता। कहते हैं बंदराबाद से ले आंदा है। मैं कहा सर आप हमारे बंदर खराब करें, क्यों? फिर कहते हैं तेरे ते अल्लाह दा अजाब होएगा। क्यों अजाब होगा? तेरी वजह तो ना बंदर भूखे ने। मैं कहा सर मेरी बात सुनिए, आप कितने बंदरों को खिला रहे हैं? कहता है 10-15 बंदर। मैं कहा या तो आप ठेका ले लें पूरी मारगला का, आप पूरे मारगला के बंदरों को खिलाएं, वहां पे सैकड़ों के हिसाब से सैकड़ों को। फिर कहते हैं जी बंदर क्या खाता है? मैंने कहा सर यहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज रखी है। बंदर को ये है कि एक दरख्त में चढ़ेगा, उतरेगा, दूसरे एरिया में जाएगा, सारा दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहा सर अगर आपको सैलरी मिल जाए और आपको ऑफिस ना जाना पड़ेगा तो मजे ही मजे। तो मैंने कहा बंदर के लिए भी यही है, वो कहता है खाने पीने मिल रहा है, मैं आराम से बैठा रहा हूँ। फिर ये होता है कि रोड एक्सीडेंट में बंदर मर जाते हैं, उनके बच्चे रुल जाते हैं, फिर वो खंभों पे चढ़ते हैं, करंट लगने से मर जाते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइए कि पिछले दिनों एक वाकया भी हुआ था बच्चे का, वो आपको याद होगा, वो वाकया एक्चुअल में क्या था? सर वो वाकया ये था कि बच्चों का ग्रुप आया था, 6 बच्चों का, और उस जमाने में गर्मी बहुत थी, 2 महीने पहले की बात है। तो जब वो चश्मे से ऊपर गए 3 किलोमीटर पे, तो उसमें से एक जो बच्चा था ये वाला, ये थक गया, ठीक है, और ये डिहाइड्रेट भी था कुछ। तो इसने कहा जी मैं वापस जाता हूँ, आप लोग ऊपर जाएं। तो उसके दोस्तों ने कहा कि हम ऊपर जाते हैं, आप वापस चले जाओ। तो वो बच्चा जब वापस हुआ है तो फायर ट्रेल से उतर रहा था, डिहाइड्रेट वैसे था, गर्मी थी, वो गिरा है और गिरने की वजह से वो काफी नीचे चला गया और ट्रेन से थोड़ा हट गया, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अच्छा सर, आखिरी कुछ सेकंड्स चल रहे हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मंसूर शेरवानी सिर्फ ट्रेन पे ही खिदमत करते हैं, कोई जॉब वगैरह, कोई बिजनेस वगैरह भी करते हैं? सर मेरा क्वालिटी टाइम तो है इसके लिए, जिसमें मेरे घर वाले भी मेरी बड़ी मदद करते हैं, वो खुद ही उठ के कहते हैं इतवार को यार जाओ आप ट्रेल पे। इसके अलावा मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं वो करता हूँ, और जो मेरा फ्री टाइम है वो मारगला हिल्स नेशनल पार्क के लिए। ठीक हो गया। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं लास्टली प्लीज हमारे ऑडियंस को, जो भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हूँ, अगर चला उठाते हुए शर्म नहीं आती तो आपको फेंकते हुए क्यों नहीं आती? आए हम सब मिलकर ना सिर्फ मारगला हिल्स नेशनल पार्क बल्कि पूरे पाकिस्तान को साफ करें और इसको प्लास्टिक फ्री करें। जी, थैंक यू सो मच मंसूर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे कुछ अच्छी खबरों की और अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी रियाजी ओलंपियाड 2024, जिसमें मैथ ओलंपियाड जिसको कहा जाता है, उसमें 2024 में चांदी और कांसी के तमगे जीते हैं। पाकिस्तान ने 11 से 22 जुलाई को मुनक्किद होने वाले आलमी मुकाबले में बरतानिया के शहर बाथ में मुनक्किदा 65वीं बैनुल अक़वामी रियाजी ओलंपियाड IMO 2024 में चांदी और कांसी के तमगे जीते। बिल्कुल जी, कराची के स्टूडेंट हैं रजी हसन मंसूर ने चांदी और कराची स्कूल के मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। लाहौर की जो सुंदर स्कूल है वहाँ के मोहम्मद महद आरिफ ने IMO 2024 में पाकिस्तान के लिए ऑनरेबल जो है वो मेंशन हासिल किया है और पाकिस्तानी टीम ने STEM करियर प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम ओलंपियाड में
हिस्सा लिया, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो उनका एक मुश्तरका प्रोग्राम है। मजीद बात करते हैं, जिस वक्त हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको नहीं। अच्छा, मोहम्मद महद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद महद का मैंने तस्करा भी किया, विनर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और बिल्कुल निमराव ठीक है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये एक बड़ा कदीम ज़माने से चला आ रहा ये कंपटीशन है, इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को गाए बगाए हम मीडिया में सुनते रहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये टेस्ट किस किस्म का होता है और क्या इसके लिए भी आपको पूरा साल उसी तरह से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब दिमागी ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली ये जो टेस्ट है ये HEC और प्यास के मुश्तरका ताउन से एक ऑफिस है, स्टेम ऑफिस, जो कि HEC में उनका ऑफिस है। वो लोग ये कंडक्ट करते हैं। नवंबर के अंदर इसकी ऐड आती है। नवंबर में एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ओ लेवल्स के फर्स्ट ईयर के और 9वीं के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इन बच्चों में से बेसिकली HEC का जो ऑफिस है ये 4 सब्जेक्ट्स को देख रहा है, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायो को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ख़ासतौर पे मैथमेटिक्स के अंदर हमने एक सिल्वर मेडल भी जीता इस दफ़ा। इसमें जो तैयारी का है वो ये है कि जब HEC अपना टेस्ट ले लेती है नवंबर के अंदर, मैं ये इसलिए बताने का मकसद बेसिकली ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें भेजना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए बहुत एक गोल्डन चांस है। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है कि नवंबर में जब एक HEC एक टेस्ट लेती है, उस टेस्ट के अगेंस्ट स्टेम ऑफिस जो है वो हमें 50 बच्चों की लिस्ट भेजता है, टॉप 50 की। उन बच्चों की हम ट्रेनिंग करते हैं अगस्त के अंदर। फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद हम फर्स्ट कैंप के बाद उसमें से 22 बच्चे सेलेक्ट करके सेकंड कैंप जो है वो हम जनवरी के अंदर करते हैं। जनवरी में सेकंड कैंप में से हम फाइनल अपने जो 6 बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट फिर फर्दर उनको लास्ट जो 5 मंथ हैं उनके अंदर उसकी ट्रेनिंग करके जुलाई के अंदर इसका जो है वो कंपटीशन होता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये एक पूरे साल का प्रोसीजर है। और उसके साथ साथ जो है इसका फ़ायदा क्या है। पहली बात तो ये है कि जो टॉप 50 बच्चे हैं जब हमारे ट्रेनिंग कैंप में आते हैं, उस ट्रेनिंग कैंप के बाद उनकी जो मेंटालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद उनकी जो फर्दर स्टडी है उसमें वो उनको बड़ी हेल्पफुल रहता है। उसके साथ साथ जो है वो इस दफ़ा जो हमने ख़ास काम किया, हमने इसमें USA से ट्रेनर्स बुलाएं जिन्होंने इन बच्चों के साथ काम किया। उसके साथ साथ चाइना के अंदर हमने कैंप किया। चाइना के अंदर कैंप के साथ बच्चे चाइना गए फिजिकली, वहाँ पे उन्होंने 3 वीक्स गुजारे। वहाँ पे उनका एक इंटेंसिव किस्म का कोर्स चला। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। लॉजिकल मींस के बच्चों के जो मेंटल जो उनके सोचने की चीज़ है वो उनकी इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर। इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा होता है, उसके बाद नंबर थ्योरी होता है, कॉम्बिनेटोरिक्स होता है और ज्योमेट्री होता है। ये मेन 4 एरियाज़ हैं जिसमें हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इसका फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है इन कंपटीशन की। आपको पता है कि इस साल 108 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पूरी दुनिया में ये मोस्ट पॉपुलर एक इवेंट है मैथमेटिक्स का। और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे खासतौर पर मेडलिस्ट हैं, जो इस दफ़ा खासतौर पर सिल्वर मेडलिस्ट है, उसका MIT में एडमिशन हो गया है। और इससे पहले भी जितने भी पाकिस्तान के वो बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर मेडल लिए थे, उनका या तो कैम्ब्रिज में या MIT में टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाता है, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन मेडलिस्ट के लिए खास सीट्स हैं। मतलब उनका जो यही होना काफ़ी है कि उन्होंने टीम में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पाकिस्तान ये मैथमेटिक्स में ओलंपियाड में मेडल को लिया। ये एक बड़ी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही हमें ज्वाइन किया मोहम्मद महद ने, जो कि एक विनर है। महद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, स्टूडेंट है महद। अच्छा महद, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हाउ डिड यू कम अप विद इट, हाउ डिड यू डू इट एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ उसको विन करने के बाद? जी, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था। जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया था जिस तरह सरफराज ने बताया, सारी टेस्टिंग के बाद, और हम कॉमर्स यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ पे टिमोथी नाम की एक टीचर हैं, वो आए थे अमेरिका से, उन्होंने हमें पढ़ाया था। अच्छा। बाकी और भी हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स होती रही हैं इंस्ट्रक्टर्स के साथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद टेस्टिंग सेशंस भी हुए, हमने मॉक ओलंपियाड दिए। तो ओवरऑल काफी एक रफ और विगरस और माहौल था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सेशन था ये आपको इस तरह में ट्रेन कर देता है कि आप मेंटली और फिजिकली हर तरफ से रेडी हो जाते हो कि
हर मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम फेस करने के लिए। अच्छा महत, ये जो तो आपके mainly- आपके जो प्रोफेसर साहब ने तज़किरा किया 4 एरियाज का जिसमें अलजेब्रा वगैरह शामिल है, आपको ये चारों एरियाज कवर करने पड़ते हैं या कोई एक दो, वो कैसे मैनेज किया जाता है? ये कवर चारों एरियाज करने पड़ते हैं, लेकिन हर हर एरिया के अंदर से आपके पास टॉपिक्स में से प्रॉब्लम्स आते हैं आईएमओ के अंदर। अच्छा सबके माँ, पास जिस तरह report- प्रोफेसर साहब ने भी बताया और निमरा का भी यही सवाल था, बेसिकली हम पूछना भी आपसे यही चाहते हैं कि कंपटीशन किस तरह का मिलता है। आपने तो वहाँ पे प्रैक्टिकली किया, डॉक्टर साहब आपकी कोचिंग कर रहे थे, आपके प्रोफेसर भी थे, ट्रेनिंग आपकी उन्होंने करवा दी थी। कहाँ पे आप सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, दुनिया कहाँ पे और पाकिस्तान के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ओलंपियाड में वो कहाँ पे खड़े हैं? तो दुनिया में तो जो आईएमओ की तैयारी है, जिस तरह जैसे चाइना, अमेरिका, जो अच्छे मुल्क हैं, वहाँ तो ओलंपियाड की तैयारी बहुत शुरू से बच्चों को कराने स्टार्ट कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत लेट स्टार्ट होती है। इस वजह से हम लोग अभी बहुत डिफरेंस में है बाकी मुल्कों के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम ऊपर जाएंगे। जिस तरह पिछले साल हम 81 रैंक था, तो इस साल 75 रैंक है, तो अगले साल इससे अच्छा होगा, तो हमारा टाइम लगेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी क्या राय है इस पे कि क्या मसाइल हैं, और फिर हुकूमती सतह पे भी यकीनी तौर पे कुछ मसाइल होंगे जो कि आप चाहते होंगे कि हुकूमत उनको एड्रेस करे, कोऑपरेट करे आप लोगों के साथ? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो नेशनल मैथमेटिक्स या नेशनल साइंस ओलंपियाड है उसकी हमारे यहाँ एक कमी है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर हम क्लास 4 से लेकर क्लास 5, 4, 5, 6 ऑनवर्ड अगर हम नेशनल ओलंपियाड स्टार्ट कर दें, जैसे अभी महद ने बताया कि बाकी मुल्कों में ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, हमारे बच्चे जो हैं वो 9वीं 10वीं के बाद आते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर ओलंपियाड को स्टार्ट करें। वो जो नेशनल लेवल पे ओलंपियाड होगा उससे हमें देखें, हमारा एक बड़ा मुल्क है, हमारा 250 मिलियन पीपल हैं हमारे पास जो टोटल इस वक्त एप्लीकेशन आती हैं, ये जो मैंने टेस्ट का बताया था उसमें 4000, 5000 या मैक्सिमम 6000 के करीब एप्लीकेशन आती हैं। इंडिया में सिर्फ मैथमेटिक्स की जो है वो 40,000 एप्लीकेशन हैं। बांग्लादेश के अंदर जो है वो 30,000 एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जब तक वो पूल नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे पास ज्यादा एरिया से लोग बच्चे नहीं आएंगे, तब तक हम उसको उस लेवल पे, अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकते। हमारे यहाँ किसी भी तरह से टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे बच्चों ने ओ लेवल्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ए लेवल्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जहाँ भी कंपटीशन होता है बच्चे हमारे अच्छे तरह जो है वो परफॉर्म करते हैं। तरीका मतलब उसमें यह है कि वी नीड सम मोर स्ट्रक्चर, कि हमारे पास जो इनपुट आ रही हो वो ऑल अराउंड द एरियाज आ रही हो, उससे हम एक अच्छी इंप्रूवमेंट, अगर हमारे पास इनपुट अच्छी आएगी उससे हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप भी और महद, आपसे भी हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से जो मैसेज देना चाहें कुछ लोग, जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो इस ओलंपियाड का हिस्सा बनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए यही है कि ये जो स्टेम HEC का ऑफिस है जो प्यास के अंदर ये काम कर रहे हैं, इनका नवंबर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करें। उसमें आप अपनी जो भी उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप में थोड़ा सा करंट होगा, आप टॉप 50 में आओगे, और टॉप 50 आने के बाद दैट इज अप टू अस कि हम आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा एक पूरा प्रोग्राम है। इस दफा भी जो 2025 के लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यूएसए से 2 लोग हमने इनवाइट किए हैं जो कि अगस्त के अंदर हमारे फर्स्ट कैंप के अंदर आ रहे हैं। तो वी आर हियर टू सपोर्ट यू। आप, लेकिन ये कि इनिशिएटिव आपने लेना है, आप लोग उस टेस्ट के अंदर अपने आप को शो ऑफ करें, ताकि अगर आप में टैलेंट है तो आप हमारे साथ आएं, ताकि हम आपकी ट्रेनिंग करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका भी, महद आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन महद, क्विकली अगर आप मैसेज देना चाहते हैं प्लीज। मैसेज में ये देना चाहूंगा कि जो आईएमओ है काफी रिगरस है, तो हर बच्चे को पहले से ही प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। So true. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने, और जिन लोगों को मैथमेटिक्स पसंद है वो प्लीज़ इस कंपटीशन का हिस्सा बने, जैसे कि खुद ही प्रोफेसर साहब ने और स्टूडेंट ने भी बताया है, महद ने, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो मैं, और इसके बाद आपका फेवरेट सेगमेंट है? मेरा फेवरेट सेगमेंट है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ओके जी, आपके सितारों का हाल जानेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपका, मेरा, हसनैन का, हम सबका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है। अजीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, मेरा ख्याल है कि अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वैसे मतलब मैं चाह रही हूँ कि डायरेक्ट गुफ्तगू का आगाज किया जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। अजीम साहब, मेरे ख्याल में आज हम जेमिनाई से स्टार्ट लेते हैं। बड़ा मुझे लग रहा है कि अच्छी अच्छी खबरें सामने आएंगी जेमिनाई से मुतालिक। क्या ख्याल है? तो रूल नहीं टूटना चाहिए। नहीं, रूल नहीं तोड़े चुक्का जो कोई बहुत सारे लोग होंगे जो एरीज हमें सुन रहे होंगे ना, वो कहेंगे इस चैनल में पहले जेमिनाइज की बात होती है, तो हम तो ये देखिए बहुत सारे जेमिनाइज भी देख रहे होंगे, वो खुश हो जाएंगे। आवाम की जो पसंद है उसको मद्देनजर रखते हुए जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से खुद ही फैसला सुना दिया, आज खुद थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करें। खुद नोटिस लिया, फैसला सुना दिया। चलें ठीक है, एरीज से आते हैं। जी अजीम साहब। अब नहीं, मुझे सो मोटो नोटिस मुझे ही लेना पड़ेगा और मैं एरी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, एरी से स्टार्ट करते हैं फौरन से पहले। और उसमें ये है कि एरीज वाले इस वक्त खासे रिलैक्स हैं, काफी सारी चीजें बेहतर है उनके लिए। और ये वाला जो वीक इनके लिए स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, पीर मंगल बुध बड़े अच्छे प्रोडक्टिव डेज हैं इनके लिए। और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं। थोड़ी काम की मसरूफियत ज्यादा रहेगी, बर्डन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन ये है कि प्रोडक्टिव डेज हैं। फाइनेंशियल इश्यूज जो थे, जो पिछले 15 दिन चल रहे थे, इस सब वीक में कुछ कम होने के चांसेस हैं। कहीं से पैसे वैसे आ सकते हैं, अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, लेकिन कोई इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं है। डोमेस्टिक ट्रेवल हो सकता है, हेल्थ के कोई इश्यूज नहीं है। चीजें ओवरऑल अच्छी पॉजिटिव हैं इस वीक के लिए, एरीज के लिए। ठीक हो गया, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं जी अजीम साहब। जी टॉरस पे, टॉरस का कैसा रहेगा ये वीक? थोड़ा सा अपना हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखें। टॉरस इस वक्त थोड़ा सा कोई स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, ट्रैवलिंग में इश्यूज हो सकते हैं। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल इस वीक में अभी ना करें तो बेटर है। थोड़ा डिले कर ले, नेक्स्ट वीक तक अगर इसको ले जाएंगे या इस वीकेंड पे ले जाएं तो चीजें ठीक रहेगी। फाइनेंशियल इश्यूज को इतने ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अखराजात इस वीक में ज्यादा होंगे। लेकिन हसनैन को कभी खर्चा करते, हसनैन को वैसे अजीम साहब मैंने खर्चा करते देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ पे करते हैं फिर ये खर्चे। ऑफिस में तो कभी नहीं, ऑफिस में खर्चे नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि इस वक्त इस वीक में ऑफिस में खर्चा हो जाएगा जनाब। That's a good news for us. We'll see. That's a good news for us. जेमिनाई के बारे में बताइएगा, जेमिनाई का कैसा रहेगा ये वीक? जेमिनाई के बारे में ओवरऑल देखा जाए तो मोस्टली जेमिनाई जिस वक्त प्लानिंग में है, चेंज ऑफ प्लेस की प्लानिंग में है। चेंज ऑफ प्लेस मोस्टली जो जेमिनाई है उनकी हो सकती है। नया बिजनेस, नया वेंचर, नए लोग, नई जॉब, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में आ सकती हैं। फाइनेंशियल कंसर्न अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो इसमें ये है कि ये वाला वीक बहुत अच्छा है इनके लिए। जो पीर मंगल बुध है थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना टफ है। टफ इस मराद में तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। हो सकता है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़े और जल्दी उठना पड़े, रात को लेट अगर सो रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें, थोड़ी सी वर्क एक्सर्शन थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आएगा, वहां जाके चीजें काफी सारी बेटर हो जाएंगी। फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल है उनकी जगह आपको इस वीक में खर्चा करना चाहिए। ठीक हो गया। कैन नॉट वेट फॉर फ्राइडे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अब कैंसर की जानिब। सर उसके हवाले से बताइए। जी, कैंसरियंस के बारे में बता दें, इस वक्त हेल्थ कंसर्न थोड़े टफ हैं। थोड़ा सा ख्याल करें अपनी हेल्थ का, अपने फाइनेंसेस का, अपने खास तौर पे जो सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं जिन कैंसरियंस के, उसको थोड़ा सा उसकी एहतियात करें। वहां पे कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी डिबेट जिसमें कोई क्लैश होने के चांसेस हैं, तो कोशिश करें इस वीक में कोई भी ऐसी बात ना करें। अपनी हेल्थ पे और अपने फाइनेंसेस पे तवज्जो रखें बस। ठीक। लियोस का वीक कैसा है? लियोस के बारे में बता देता हूँ। इस वक्त डोमेस्टिक ट्रैवल का टाइम बन रहा है। थोड़ा सा डोमेस्टिकली को ट्रैवल करना पड़ेगा काम के सिलसिले में। लग्जरी ट्रैवल भी हो सकता है, चीजें बेटर हो सकती हैं। और उस ट्रैवल में जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो चीजें काफी सारी उसमें बेहतर होंगी इनके लिए। फाइनेंशियल की तरफ से कोई इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन ये कि अखराजात इस वीक में ज्यादा होंगे। हेल्थ कंसर्न भी ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कोई लीगल केसेस चल रहे थे या ऐसी कोई चीज थी तो वहां से फायदे हो सकते। ठीक हो गया सर। क्विकली जरा आगे बढ़ते हैं विर्गोस की जानिब। जी, वर्गोस की तो ये बता दूं कि वर्गोस को भी इस वक्त, क्योंकि ये वीक जो है वो मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट का है। सन क्योंकि आगे आया है, सन लियो में आया है, और लियो में आने के बाद काफी सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब करता है जब अपने घर में आता है जहाँ पे वो एग्जॉर्ट होता है। तो उसमें वर्गोस को भी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंसेस ठीक रहेंगे। जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनकी मामला ऐसा खराब थे, उनके
प्रपोजल आने के चांसेस हैं, लेकिन फाइनल नहीं होंगे, लेकिन प्रपोजल इस वीक में काफी सारे आने के चांसेस है और वहां पे इनको कंसिडर करना चाहिए। ठीक हो गया। लिब्रास की तरफ आते हैं, लिब्रास का ये वीक कैसा रहेगा? लिबरल के लिए खासतौर पे वो लिबरल्स जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं, जिनके मामला खराब है, जिनको गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको इस वीक में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं और फाइनेंशियली बेहतर होंगे। मॉरली सपोर्ट इनको फ्रेंड से, फैमिली से, बाकी सारे लोगों से इनको मॉरल सपोर्ट भी मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल करें। इस वीक में कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है कि आपकी तबीयत खराब है या ऐसी कुछ चीज है, तो इसलिए अचानक से तबीयत खराब होने के जो चांसेस हैं उसको जरा अवॉइड करें, खाने पीने में एहतियात करें, बाकी सारी चीजें ठीक हो गया सर। नेक्स्ट बढ़ते आगे हैं स्कॉर्पियंस की जानिब। जी, स्कॉर्पियंस की तरफ आ जाते हैं। स्कॉर्पियंस इस वक्त अपने जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं उनको बेटर करने के लिए अपनी जॉब चेंज करने लगे हैं और इस वीक में बिल्कुल तुले बैठे हैं कि यहाँ पे अपनी जॉब चेंज कर दें। अपनी मेरा मशवरा ये है कि जॉब चेंज मत कीजिएगा, कम से कम 1 महीना इंतजार करें, जब तक सन लिब्रा में नहीं आ जाता तब तक वेट करें, अक्टूबर का वेट करें, यानी कि यार अक्टूबर में जाके चेंज करें। अभी यहाँ पे किसी भी किस्म की चेंज ऑफ प्लेस करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी ये वीक जो है इसमें कोई ऐसा चांस ना ले। सही हो गया। सेजिटेरियंस के बारे में उनका ये वीक कैसा रहेगा? सेजिटेरियंस का कभी डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है, इनकी चीजें बेटर हो सकती हैं। जो काम पिछले काफी अरसे से रुके हुए थे, चीजें स्टक हुई नहीं थी, वो इस वीक में होने के बहुत सारे चांसेस हैं और पैसे वैसे आ सकते हैं। हेल्थ का कोई ऐसा इशू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह ताला हेल्थ ठीक रहेगी और चीजें काफी सारी बेहतर है, प्रोडक्टिव है इस वीक में। ठीक, कैप्रिकॉर्न की जानिब बढ़ते हैं अजीम साहब। जी, कैप्रिकॉर्न को अपने जो है ना मामला को, खास तौर पे अपनी जो मैरिटल कंसर्न है उस पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। फैमिली में हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है या ऐसा कोई क्लैश आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगी चीजें, इसलिए थोड़ा सा उसको कूल डाउन रखें, ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, चीजें बेटर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें जी, फिर कैप्रिकॉर्न्स को तो होशियार रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो फिर एक्वेरियंस के लिए क्या मैसेज है उनका कैसा रहेगा ये हफ्ता? एक्वेरियंस को इस वीक में पैसे वैसे बहुत सारे आएंगे। गुड। और काश में एक्वेरियन होती। अखराजात भी लेकिन उसके साथ साथ अखराजात भी होंगे, जैसे पैसे आएंगे वो चले भी जाएंगे। अच्छा, मैं जेमिनी ठीक हूँ, आगे चलते हैं। जेमिनी ठीक मैं जेमिनी ठीक हूँ। तो उसमें ये है कि यहाँ पे एक्वेरियंस को वैसा पे पैसे आ रहे हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो एक्वेरियन है। अच्छा, पाइसेस है वो कह रहे हैं। उसमें पाइसेस है, सॉरी वो पाइसेस है, माय बैड। अच्छा, एक्वेरियंस जो है उनको इस वक्त आपने बता रहे जैसे फाइनेंशियल अरेंज भी होंगे, पैसे आएंगे भी, अखराजात भी होंगे। खास तौर पे डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं, कोई अपनी गाड़ी वाड़ी चेंज कर रहे हैं, मोबाइल चेंज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, वहां पे अखराजात काफी सारे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने हाथ को रोक कर चीजें सोच समझ के एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंसेस करने की जरूरत होगी। ठीक हो गया। पाइसेस और पाइसेस जो आपके प्रोड्यूसर है उनके बारे में ये बता दूं कि इस वक्त फैमिली में बच्चों पे और मोस्टली पाइसेस जो है उन पे पैसे लगने के चांसेस हैं, तैयार हो जाए उनके। अच्छा, ठीक हो गया। बस सिर्फ उनका खर्चा होने जा रहा है। ऐसे इशू। हाँ जी, हेल्थ, हाँ जी, सिर्फ खर्चा होने वाला है, थोड़ा एहतियात करें बच्चों की हेल्थ पे, फैमिली की हेल्थ पे, पेरेंट्स की हेल्थ पे। ये बहुत ज्यादा कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपेंसेस होंगे हेल्थ अवेयरनेस पे, हेल्थ वाली चीजों पे, मेडिसिन पे, चीजें इन पे पैसे लगेंगे। लेकिन इसके साथ जैसे वो बता अजीम साहब, वो बता रहे नया सेशन शुरू होने लगा है बच्चों का, तो जाहिर है खर्चे तो फिर बनते हैं। अजीम साहब, हमें एक सवाल आया है सोशल मीडिया पे। जी बताइएगा प्लीज। बात खत्म। फ्राइडे सैटरडे जो है वहां पे जाके चीजें बेटर हो जाएंगी और पैसे वहां पे आने। चलो फिर पाइसेस और जेमिनी दोनों ही जुम्मे और हफ्ते का इंतजार करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल है अजीम साहब जमशेद लाहौर से, जिनकी बर्थडे है 1998। ये बता रहे हैं कि इनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो आप क्या बता सकते हैं इनके हालात कब तक ठीक होंगे? 1998 हाँ जी, जेमिनी है। हालात कोई मेरा नहीं ख्याल कि फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से को और सिबलिंग का या और कोई फैमिली इश्यूज का होगा, तो उसको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए।
और वहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन 15 डेज तक वेट करें, जैसे ही सन मूव करेगा वहाँ जाके चीजें कब से भी बेटर हो जाएंगी। ठीक है अजीम साहब, एक और सवाल है हमारे पास बिलाल टोबा टेक्सिंग से। 1 दिसंबर 2002 बिजनेस करना चाहते हैं ये, और क्या इनको इनके हालात इनको इजाजत देते हैं कि इनका बिजनेस करना चाहिए या सेटअप हो सकता है कोई इनका? अभी बिजनेस करने के कोई चांसेस नहीं है, सजिटेरियस हैं और अभी यंग एज में है, तो अभी बिजनेस के बारे में सोचें जरूर, सारा कुछ करें, लेकिन पहले एक्सपीरियंस हासिल करें, थोड़ा सा किसी के साथ अटैच होके काम करें, किसी से सीखे। काम जब तक सीखेंगे नहीं, और ये बड़े अरसे से 2-3 चीजें ट्राई कर रहे हैं तकरीबन 1-2 साल से, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर ये अब्रॉड ट्रैवल करें तो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, हमारे पास सवाल है, अस्मा है रावलपिंडी से। 15 अगस्त 1988 इनकी 2 बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। इस हवाले से क्या कोई उनके लिए कोई नवीद है अच्छी? नहीं, और बच्चों को का हमारे पास होगा तभी बता सकते हैं, ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते। अच्छा, बच्चों की डेट ठीक हो गया, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। जी अस्मा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हमें भेजनी है, उसके बाद हम अजीम साहब से पूछेंगे बता देंगे जी वो शादी के बंधन। अजीम साहब, आखिरी सवाल जल्दी से पूछ लेते हैं, धरना कब तक जारी रहेगा जमात इस्लामी का, और तहरीक इंसाफ क्या धरना करते हुए सड़क पे कभी आएगी? नहीं, अभी ये तकरीबन 3-4 अगस्त तक चलेगा। उसमें ये जो कमिंग थर्सडे और फ्राइडे आ रहा है, या जाके पैचअप होने के बहुत सारे चांसेस हैं, और कुछ बातें मान ली जाएंगी, 50-50 पे जो है वो बातचीत हो जाएगी। चलें, ठीक है अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हमको रिलीफ मेरे ख्याल में 50 रहेगा यहाँ पे, एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सब अपना बहुत ख्याल रखना है, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।